वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर से। एक और बहादुर सपूत वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हम बात कर रहे हैं शहीद एडिशनल SHO अदनान आफरीदी की, जिन्होंने बहादुरी, जुर्रत और इस्तक़लाल की मिसाल कायम कर दी है। कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके जमरूद में थाना अली मस्जिद की हदूद में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद हो गए। हुआ कुछ यूँ के इलाके में मशकूक अफराद मौजूद थे। इत्तला मिली जब पुलिस को उस पर एडिशनल SHO और उनके साथ नफरी वहाँ पर पहुँची तो हमलावर उनको देखकर वहाँ से फ़रार होने की कोशिश में नज़र आया। धमाके की जगह से पहले एक मशकूक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था और उस मशकूक शख्स की इत्तला पर ही शहीद होने वाले एडिशनल SHO ने पास ही मौजूद शख्स को तलाशी के लिए आवाज़ दी, लेकिन वो शख्स तलाशी देने के बजाय मस्जिद की जानिब भागा। एडिशनल SHO खुदकुश हमलावर के पीछे भागे और इसी दौरान हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। यूँ एडिशनल SHO खुदकुश धमाके में शहीद हो गए। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि धमाके से मस्जिद की इमारत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बार बार पेश आ रहे हैं। और इससे कबल भी ज़िला खैबर में 20 जुलाई को बाड़ा बाज़ार के तहसील कंपाउंड में वाक़े पुलिस स्टेशन के मरकज़ी दरवाजे के करीब भी धमाका हुआ था, जिससे 3 अफराद शहीद हुए थे। पुलिस एहलकारों समेत वहाँ पर भी 7 अफराद ज़ख्मी हुए थे। पूरी कौम और हम शहीद SHO अदनान आफरीदी को खराज तहसीन पेश करते हैं। यही वो बहादुर जवान हैं, ये सपूत हैं जिनकी बदौलत हम सब चैन की नींद सोते हैं। और वो वक्त दूर नहीं है जब मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का कला कमा होगा। अदनान आफरीदी समेत जो भी हमारे तमाम शोहदा हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। साइफर और तोशा खाना, फराह का वादा मुआफ गवाह बनने का इम्कान। बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी और शहरों में अर्बन फ्लडिंग। सीमा भारत गई, जवाब में अंजू पाकिस्तान आ गई, हिसाब बराबर। कमसिन मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद, पैसे लो और सुलह करो। सबसे पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे से, जहां पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नताइज कमोबेश हमेशा ही हमने देखा कि मुतनाज़ा रहे हैं। जो भी पार्टी हारती है वो जीतने वाली पर धांधली के इल्ज़ाम आयद करती है। पाकिस्तान इस वक्त जिन संगीन मसाइल का शिकार है, इस वजह से हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात लाने का फैसला किया है, जिनसे ना सिर्फ आने वाली निगरान हुकूमत को कौमी और बैनुल-अक़वामी मामलात पर मुंतखब हुकूमत की तरह मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी आज़ादाना शफाफ इंतखाबात कराने में मदद मिलेगी। इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जा रही हैं, जिनकी रूह से आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के कवानीन और कवायद पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा, ताकि इन पर अगर कोई पूरा नहीं उतरता तो ऐसा कोई भी शख्स असेंबलीज में ना पहुंच सके। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जहां इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम की मंजूरी हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुखालफत पर आज तक मौखर कर दी गई थी, लेकिन कुछ तरमीम मंजर आम पर आई हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर असल नतीजा फिजिकली पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। अब आते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर। डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखने की तरकीब से खिताब वो कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर कतबा लगता कि उसके ज़माने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ। चेयरमैन PTI की बात करें तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रखा था, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो वो उस वक्त तक किसी भी अदालत में पेश होने को तैयार नहीं होते जब तक अदालत उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी नहीं कर देती। अब एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था, तो कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। अब इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करेगा। इलेक्शन कमीशन की ही बात करें तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम फंड्स यकमुश्त जारी करने की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया था।
आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 42 करोड़ रुपए फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। तोशाखाना की अगर हम बात करें तो हर दौरे हुकूमत में हमने देखा कि हुकूमतें अपनी मनमानी करती रही हैं, जिसका जो जी चाहा वो ले गया। तोशाखाना रियासत की मलकियत होता है, तो जिन भी लोगों ने तोशाखाना से चीज़ें ली हैं शायद अब उनको जवाब देना पड़ेगा। अब तोशाखाना मैनेजमेंट और रेगुलेशन बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के चेयरमैन तोशाखाना केस के काबिल समात होने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म साइफर केस की तहकीकात में FIA के सामने पेश हुए और 2 घंटों तक तफ्तीशकारों के सवालों के जवाब देते नजर आए। सीनियर तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से सबसे पहले जानना चाहूँगा, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की जा रही हैं, जिनकी रूह से आइंदा इंतखाबात में जो उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल है उस पर हम देख रहे हैं कोई सख्ती करने की कोशिश की जा रही है कि वैसे ही कोई फ्लोर तक ना पहुँच जाए। मालूम नहीं कि मेयार क्या होगा कि माजी में जो उम्मीदवार आते रहे हैं तो उनमें कैसे उम्मीदवार थे कि जिनके असम्बली में आने से इलेक्शन कमीशन ने जो मेयार मुकर्रर किया हुआ है उस पर वो पूरे नहीं उतरे। ये छानबीन और ये सारा तरीक़ाकार काफ़ी पेचीदा किया हुआ है। दुनिया में इतना सख्ती नहीं होती जो पाकिस्तान में होती है। और ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को क्यों आखिर करना है कि अगर कोई टैक्स ना दहिंदा है तो आखिर FBR कहाँ पे थी, और अगर किसी के खिलाफ मुकदमात हैं तो फिर वो बाहर क्यों है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बोझ लादने की बजाय इलेक्शन कमीशन को ज़रा अपने कामों में हल्का किया जाए। अब तो यहाँ तक है कि इलेक्शन कमीशन को ये भी अख्तियार है कि उसकी अगर कोई तौहीन करता है, ये दुनिया में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन का भी अब पार्लियामान का भी माशाअल्लाह आ चुका है। तो ये जो कागजात की जांच पड़ताल और ये सारा कुछ है वो तो हर सतह पे होती है, उसको सिंपल किया जाए, आसान किया। लेकिन रसूल बख्श साहब, आप नहीं देखते एक रवायत है, जब भी कोई पार्टी हारती है जीतने वाली पार्टी पर ही धांधली का इल्जाम लगाती है। कभी कोई कहते हैं 35 पंक्चर की हम जिक्र सुनते हैं, RTS सिस्टम बैठने का जिक्र सुनते हैं, तो रिजल्ट मानने को तो कोई भी तैयार नहीं है अगर वो हार जाए। उन्हें ये सिर्फ ये बात नहीं है, ये भी दुरुस्त है कि हारने वाली पार्टी इंतखाबात के नतायज को तस्लीम नहीं करती, कभी नहीं किया जी। लेकिन इसके साथ ये कहना कि इंतखाबात हमेशा से शफाफ रहे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। आखिर कुछ होता है तो उसकी वजह से सियासी जमातें रद्द-ए-अमल के तौर पर वो उसको तस्लीम नहीं करती। तो होना ये चाहिए कि जो भी कवानीन बनाए जा रहे हैं उन पर कोई कौमी कंसेंसस होना चाहिए, हम आहंगी होनी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ एक इत्तेहादी हुकूमत है, जो कुछ उनके जहन में आता है वही कुछ कर रहे हैं। तो अगर PTI और जो मैं समझता हूँ कि पिछले इलेक्शन के एतबार से मुल्क की बहुत बड़ी जमात थी, उसको आप शामिल नहीं करते तो फिर इस किस्म की जो कानून साजी है उसके असरात देर पा नहीं हो सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में और इंतखाबात के बारे में ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिस पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक हो, ताकि इंतखाबात के नतायज और उनकी सेहत के बारे में कोई शुक्र खुशबात पैदा ना हो सके। डॉक्टर साहब, जो निगरान हुकूमत का रोल की अगर हम बात करें, उनके इख्तियारात की बात करें, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के रोल से और इख्तियारात से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनका काम है सिर्फ इलेक्शन करवाना, लेकिन अब अभी हम देख रहे हैं कि जो तरामीम की जा रही हैं उसमें निगरान हुकूमत को वो इख्तियारात देने की बात हो रही है जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होते हैं। जी, मेरा ख्याल ये है कि जिन्होंने पहले ये कवानीन बनाए थे या वो गलत थे, और जिनमें कि यही सियासी जमातें हैं वही कानून बनाने वाली, और या आज जो कानून बन रहा है वो गलत है। दोनों तो सही नहीं हो सकते। मेरे ख्याल में जो एक अबूरी हुकूमत है उसको सिर्फ वही काम करना चाहिए जो आइन ने दिया है कि इंतखाबात कराएं और घर चले जाएं, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात उस सूरत में कि असम्बली को अगर तालील किया गया है वक्त से पहले, अगर वक्त से पहले तालील नहीं किया गया तो 7 दिन के अंदर इंतखाबात कराने ज़रूरी हैं, तो वो करा के उनको घर चले जाना चाहिए। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता।
और जो बातें और हो रही हैं, कल किसी जिसे आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं जी, वो उनका बयान था कि मोहतरम का कि अगर 10 साल तक भी इंतखाबात ना हो तो कोई बात नहीं है। तो एक तरफ वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और असम्बली में बैठे हैं, असम्बली के रुकन है, तो क्या ऐसी बातें करने से ऑपोजिशन करते वो कहीं भी नहीं हमें दिखाई देते। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसहाक डार से मुतालिक आपसे जानना चाहूंगा, निगरान वजीर आजम पर बहुत सवालात उठाए जा सकते हैं और इसहाक डार का नाम अभी सामने आ रहा है, उनका ताल्लुक भी नून लीग से है, नवाज शरीफ के वो समधी हैं, लेकिन उनके नाम की खबरें काफ़ी इस वक्त गर्म हैं। आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फैसला होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ उन्हीं की जमात में शामिल हैं, वजीर दिफा हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि जिसने भी ये तजवीज़ दी है गलत किया है, हमें कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे हम पर उंगलियां उठें। नहीं, उंगलियां तो पहले भी उठ रही हैं और उठेंगी। जाहिर है कि निगरान हुकूमत किसको होना चाहिए कि रिवायत बांग्लादेश में रही है और हमारे यहाँ भी रही है कि किसी गैर जानिबदार को, ऐसे शख्स को जिसकी के सियासी वाबस्तगियाँ ना हों, उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। और इसी तरीके से जो सूबों के वज़ीर आला हैं उनको भी गैर जानिबदार होना चाहिए। वो रिवायत मेरे ख्याल में जिस तरह से पंजाब के और KPK के वज़ीर आला बनाए गए हैं, वो रिवायत तो टूट चुकी है। अगर जानिबदार होते हैं तो फिर जाहिर है कि इंतखाबात के बारे में सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। अगर इसहाक डार साहब बनते हैं या किसी और सियासी जमात का कोई नुमाइंदा बनता है जी, तो जाहिर है वो एक कंटिन्यूटी होगी उस सियासी जमात की। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी बराह रास्त आपके लिए चलते हैं, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया? आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आए, हत्ता कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमदवाही हैं, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप जो है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ नशिस्तें की, मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से तबादला ख्याल हुआ और एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये थी कि उन्होंने जितने हजरात से वो मिले वो हजरात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो दिखाई ये दिया कि मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि PDM और उनके एलाइज में निगरान सेटअप हो, मुस्तकबिल के इलेक्शंस हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उस पर कोई यकजहती और यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ कल जो बहस हुई मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं। डॉक्टर साहब, चेयरमैन PTI के हवाले से जानना चाहूँगा, ये हमने देखा ये वतीरा उन्होंने बना रखा है कि जब तक गिरफ्तारी के ऑर्डर्स नहीं होते वो पेश नहीं होते, फिर उनकी गिरफ्तारी भी टल जाती है। किस किस्म का रवैया देखते हैं आप? ये उनके खिलाफ पहले तो मुकदमात की फहरिस्त देखें कि कितना मुकदमात हैं, किस किस में वो शामिल हों, कहाँ पे जाएं। कि जो रिपोर्ट पहले थी वो उसके मुताबिक तो 130-40 के करीब उनके खिलाफ मुकदमात हैं। तो वो क्या किसी भी शहरी के लिए ये मुमकिन है कि इतने मुकदमात में वो तफ्तीश पे भी पहुँचे, अदालतों में भी पहुँचे और
मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ भी सामने पेश हूँ, ये कैसे मुमकिन है? ये तो एक उसको घेरने वाली और तंग करने वाली, परेशान करने वाली एक पॉलिसी है जो जारी है। वो सहारा अदालतों का ले रहे हैं, देखते हैं कि कब तक ये अदालतें अपना काम करती हैं या कोई आज़ादी दिखाती हैं अदलिया की। तो ये जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में वो किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। फिर इल्ज़ाम भी आप उनके ऊपर धरेंगे, देखें वो पेश क्यों नहीं हो रहे। तो ये तो एक इंसाफ और कानून और दानिशमंदी के साथ एक मजाक मुझे नजर आता है। ठीक है, परसों हमने देखा एक सहाफ़ी की जानिब से उनसे सवाल किया गया 9 मई से मुताल्लिक, और बिल्कुल हो सकता है कि अल्फाज के इंतखाब में गलती हुई हो, शर्म की जगह शर्मिंदगी इस्तेमाल किया जाता, शायद कोई और बात थी, लेकिन चेयरमैन PTI ने 9 मई के वाक़यात पर हमने देखा कि कोई जवाब नहीं दिया, कंधे अचकाए और वो चले गए। तो 9 मई के मामलात पर आपको लगता है वो मुतमईन हैं, कभी भी उन्होंने कंडेम नहीं किया इस चीज़ को? देखिए, जो उसके बाद के जो वाक़यात हैं 9 मई को तो कई जगहों के ऊपर वाक़यात हुए हैं, एक वाक़या नहीं है। खैर लोग यही रहे हैं जो रिपोर्ट उस वक्त आई हैं, कोई 200 जगह के ऊपर लोगों ने जुलूस निकाले हैं और ये तो रिपोर्टेड है। और जहाँ पे जुलूस नहीं निकले और जिनकी रिपोर्टिंग नहीं है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक उबाल उठा था उस दिन, और उसमें जो ऐसी बातें हुई हैं, जिस तरह से कोर कमांडर के घर लोग घुस गए, उसकी मजम्मत करना ज़रूरी है। या शुहदा के जो निशानियां हैं उन पर अटैक करें, उसकी भी बिल्कुल हर सूरत में एक मजम्मत बनती है। एहतजाज पुरअमन तरीके से हर शहरी का कानूनी और आईनी हक है, लेकिन किसी के घर घुस जाना और उस अंदाज से, तो वो तो काबिल मजम्मत है। अगर वो ये देखिए उनकी सियासत है, ये सवाल तो उनसे बनता है। मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता कि क्या उनको सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी सियासत के हवाले से है कि क्या वो उसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते हैं। और ये हमारा कोई सवाल, हमारे लिए तो ये ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक तासुर हम देख रहे हैं, शायद चेयरमैन PTI जो है, वो तासुर यही है कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, उनको बड़ी आसानी से जमानत भी मिल जाती है, तारीख में भी तौसी हो जाती है। ये सूरत हाल काफ़ी दफ़ा बन चुकी है, जिस तरह से आप भी डिस्कस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं और बड़ी मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं। आपको लगता है जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या उनको भी इस तरह का कोई रिलीफ मिल सकेगा? उनको रिलीफ पहले ही मिल चुका है, उनको क्या है, उनको तो कोई रिलीफ नहीं। ये देखें आप, इस वक्त जो बातें हो रही हैं हम कुछ और देख रहे हैं। आपके सवाल का रुख कुछ और है कि इस वक्त अदालतों के ऊपर बहुत दबाव है और अदालतों को मैं समझता हूँ कि आज़ाद छोड़ दें। अगर अदालतों के ऊपर आप पहरे लगाएंगे और उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे कि इसको छोड़ें और इसको गिरफ्तार करें, वो पार्लियामान के साथ आपने करके देख लिया है कि आप वो कानून बनाते हैं जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है, तो उस फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया गया है ना मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। तो फिर उसके लिए कि पार्लियामान की फिर तौकीर और इज्जत क्या रह गई है दुनिया की नजरों में? अब जो कुछ भी उसकी तौकीर को बढ़ाने के लिए कानून बनाते रहे कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात की और ये किया वो किया तो तौहीन पार्लियामान लग सकता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। तो ये तो अगर अदलिया को भी उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे, पहले भी काफ़ी सवालिया निशान है, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा मुल्क को और निज़ाम को? डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि जो सियासतदान हैं वो ही माजी से नहीं सीखते? जो आज PTI चेयरमैन के साथ हो रहा है वो माजी में नवाज शरीफ के साथ हुआ, मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, और किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि आने वाली हुकूमत में शायद फिर पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही सब कुछ हो। कोई पता नहीं क्या होगा, लेकिन यह है कि जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है, ये चाहते हैं कि कहीं से कोई मुदाखलत ना हो, निज़ाम अपने अंदाज में चले, लेकिन सब ने उस मुदाखलत की दरख्वास्त की है और मुदाखलत के साए में परवान चढ़े हैं। उन्होंने अपनी सियासत वहाँ से शुरू की है और अब भी वो दस्त शफकत के मोहताज हैं। तो जमहूरियत इस अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकती। बस यही निज़ाम है जिसको जो भी रंग दे दें, जो भी कहें, वही चलता रहेगा। जिनके पास ताकत होगी
उनको रिलीफ मिलते रहेंगे, जिनके पास ताकत नहीं है वो इसी तरीके से धक्के खाते रहेंगे, उनको इस तरह से उनका गिराव किया जाता रहेगा, तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। आपका और नौजवानों का मुस्तकबिल इस किस्म के निज़ाम से आगे नहीं चल सकता। और ये है कि दुनिया आपका तमाशा देख रही है, और हमारे जिनको आप सियासतदान कहते हैं, मैं सियासतबाज कहूँगा, तो सियासतबाज जो ये बाजियां कर रहे हैं और बारियां लगा रहे हैं, उससे दुनिया तमाशा देख रही है पाकिस्तान का कि इतना बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से आप 5वां बड़ा मुल्क है। आप में बहुत बड़ा पोटेंशियल था जो आपने कई मौके के ऊपर ज़ाया कर दिया। हम एटमी ताकत हैं जिसके ऊपर हम फख्र करते हैं, लेकिन हमारी मैशत का हाल क्या है? हमारा कौमी वक़ार कहाँ पे है कि हमारे लोग रोजगार के लिए की तलाश के लिए उनको यहाँ नहीं मिलता, कश्तियों में सवार होकर समुद्रों में गर्क हो रहे हैं। तो गर्क तो उनको होना चाहिए जिन्होंने ये हालात यहाँ मुल्क में पैदा किए हैं। तो ये जो बातें आजकल हो रही हैं, ये काम, ये जो हमारी सियासतबाजी हो रही है, इससे दिल दुखता है। और हर एक पाकिस्तानी जो जिसका दिल है और दिमाग है, जो सोच रखता है, वो काफी रंजीता है इन हालात से। ठीक है आप डॉक्टर साहब, जिस तरह मुल्की मईशत की आपने अभी बात की है, आपको लगता है जो मुल्की मईशत के हालात हैं इस वक्त, जब निगरान सेटअप आएगा, अगर उसको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, वो उस तरह से मुल्की मईशत के मामला डील नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा? इख्तियारात मिलने चाहिए निगरान सेटअप को? क्या करेंगे वो, क्या कर सकते हैं? ये देखिए, ये बात तो करते हैं कि जी के वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि IMF ने कहा है कि हम मजबूर हैं, लेकिन बात यह है कि जिन्होंने ये मुआहदे किए हैं उनके बारे में आप टेलीविजन को बर्बाद करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में बिजली के मुआहदे हुए थे, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में बिजली के मुआहदे हुए थे। उन मुआहदों के बारे में बात करें ना। उनको इतना खुफिया रखा गया है कि आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। किसी माहिर मईशत से बात कर लें, किसी सनतकार से बात कर लें कि मुल्क को दिवालिया करने की मनसूबाबंदी उस दिन हुई थी, और वहां से शुरू है जब से आपने IPP के साथ मुआहदे किए हैं, और वो चल रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आपने पैसे देने ही देने हैं, आज दें या कल दें, नहीं देंगे या उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, आपको वो आलमी अदालतों में घसीटेंगे, आपके जहाजों पे कब्जा करेंगे, आपकी PIA आपका कोई मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगा। आपको तो उन्होंने जकड़ा हुआ है। आपका जो मुआशी दिवालियापन है इस वक्त, आपकी सनत क्यों नहीं काम कर रही? आपकी बिजली महंगी है। बिजली क्यों महंगी है? कि आपने महंगी बिजली के लिए आपने मुआहदे किए हुए हैं। ये कौन है जिम्मेदार? वो मुआहदे इमरान खान ने नहीं किए, तहरीक इंसाफ ने नहीं किए, वो मुआहदे नवाज शरीफ की हुकूमत में हुए हैं, वो मुआहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए हैं। उनसे क्यों नहीं आप पूछते? जो मुल्क की मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं, आपने मुल्क उनके हाथ में दे दिया है, और फिर कहते हैं कि हालात बेहतर होंगे। कैसे बेहतर होंगे? आप बेशक आप निगरान हुकूमत को आप 5 साल रखें, जब तक कि आप एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करते, जब तक कि आप टैक्स के निज़ाम को मुनसफाना नहीं बनाते, जब तक कि आप हुकूमत के अखराजात को कम नहीं करते, उन मराहत को कम नहीं करते, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं, मुतवातर देख रहे हैं, जब भी TV पर बैठते हैं यही खबरें में मौसूल हो रही हैं कि बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ अवाम को शायद मजीद जलाने के लिए इस तरह की खबरें भी मंजर आम पर आती हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या जो भी वज़रा हैं, उनके लिए नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इस तरह की मुआशी सूरत हाल में इस तरह के इक़दामात, क्या इस पर कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए? कानून साजी आप देख लें कि जो चेयरमैन सेनेट की मुराद के लिए बिल पास हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने जो आपके अरकान पार्लिमान हैं और असम्बली हैं, उनके लिए आपने 1 साल रहें, 2 साल रहें, 4 साल रहें, 5 साल रहें, जिंदगी भर के लिए आपने पेंशन लगा रखी है। और ये जो दौरे हैं हमारे हुक्मरानों के, और ये जो जहाज हैं, उसके बारे में आप बात करें, उनको बिठा के बात करें, उनसे बिठा के। हमेशा हमारे जो एंकर पर्सन है, बात का रुख कहीं और होता है, उनके बारे में कहेंगे जी आप बताएं ना ये क्या हो रहा है मैशत के बारे में, उनसे बात करें। आपका ये जो सहाफ़ी है, अगर उसकी ज़बान बंदी कर दें, उसका आप कलम के ऊपर आप ताले लगा दें, उसको ताले लगा के कहीं तारीख कमरों में बंद कर दें, सवाल कौन पूछेगा? आप फिर खौफ और हरास की फजा मुल्क के अंदर पैदा करते हैं। क्यों करते हैं?
ताकि जो करप्ट लुटेरे और लूट मार करने वाले लोग हैं उनसे कोई सवाल करने की जरूरत ना कर सके। पूछे उनसे कि ये जो एनर्जी के बिल जो आज हम दे रहे हैं, ये इन मुआहदों का जिम्मेदार कौन है, क्यों है? ये चॉइसेस उन्होंने किए थे, आपने और मैंने तो नहीं किए थे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डॉक्टर साहब। सहाफ़ियों की जो ज़बानबंदी है वो तो हर दौर हुकूमत में ही होती रही है। 1947 से लेकर हम देख रहे हैं 2023 में हम खड़े हैं, किसी भी हम गवर्नमेंट की बात कर लें तो हमें इन्हीं तमाम चीज़ों का सामना है। बिल्कुल, वो उसकी इसीलिए कि जिस मुल्क में आज़ादी नहीं, इंसाफ नहीं हो सकता, जिस मुल्क में बात करने की आज़ादी नहीं, एहतजाज करने की आज़ादी नहीं, वहाँ पे करप्ट लोगों की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका ना खोज लगा सकते हैं, रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे सीनियर तजियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, ब्रेक लेते के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो बारिशों के सिलसिले, बल्कि लगातार बारिशें अभी जारी हैं बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब में अक्सर मकामात पर, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मानसून बारिशों से दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और एक बार फिर दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी है, जिसके बाइस हेड सुलेमान की और ज़िला भावलनगर की हुदूद में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा भी पैदा हो गया है। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में भी सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। पहले तरबेला और मंगला डैम के बारे में बताया गया कि उनमें पानी की गुंजाइश पूरी होने के करीब है और हब डैम भी भर चुका है। अफराद अभी तक जाम बहक हो चुके हैं। पीडीएम में केपी ने बताया है कि इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि 12 घर मुकम्मल तबाह, 86 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। उधर गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है, जिससे सैलाबी पानी रहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है, जबकि चलास में शारा कराक्रम बंद होने से गाड़ियों में वहां पर मुसाफिर फंसे हैं, सयाह परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सयाहों के हवाले से ख़ास तौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि आजकल नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करने से पहले उन्हें वेदर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। डायरेक्टर पीडीएम में पंजाब नाजिया जबी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। नाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पीडीएमए ने पंजाब में सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया है। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। जैसा कि आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून की बारिशें इस बार मामूल से ज़्यादा हो रही हैं और ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं की ये सूरत हाल है और दरियाओं में पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो चुकी है और इंडिया में डैम जो है वो 90% फुल हो चुके हैं। इसलिए अगर ये मानसून का स्पेल इसी तरह जारी रहता है तो सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो सकती है। और इसी तरह जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर मानसून की बारिशों का ये सिलसिला जारी रहता है और तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश होती है तो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जो कि खुदा न खास्ता पिछले साल से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अच्छा, पंजाब में सतलुज में पानी की वजह से बहावलनगर और आरिफाला में भी सैलाब की कैफियत तो मौजूद है, क्या सतलुज में मजीद सैलाब आ सकता है? इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि दरियाए रावी, सतलुज, चनाब और दरियाए सिंध से मुल्हका अजला जिनमें नारवाल, शाह दरा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, कसूर, डेरा गाजी और मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। तो बारिशों का जो मौजूदा सिलसिला है उसमें ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा तो मौजूद नहीं है, जैसे हमने पिछले साल देखा कि खौफनाक सैलाब आया था, उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। पीडीएमए का बुनियादी मकसद लोगों को ख़तरे से बर वक्त आगाह करना और उन्हें एहतियाती तदाबीर की हदायत देते रहना है। किसी भी संगीन सूरत हाल की सूरत में शहरियों को बर वक्त फौरी इन्हला को इंतज़ामिया की मदद से यकीनी बनाना भी इसकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। इसलिए अगर कोई ऐसी सूरत हाल अल्लाह ना करे पैदा होती है तो हमारी आवाम से अपील है कि इंतज़ामिया से ताउन करें
और जो हदायत जारी की जाए। अच्छा, हम ये देखते हैं कुदरती आफात के सामने तो सभी बेबस हैं, कितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजी हो, कितना ही पैसा हो, लेकिन कुछ इकदामात इस तरह के तो हो सकते हैं कि नुकसानात को कम किया जाए। तो ऐसे कौन से इकदामात हैं जो PDMA की जानिब से उठाए गए हैं जिनकी वजह से जो नुकसान है उसके खदशात कम होंगे, नुकसान कम होगा? PDMA का बुनियादी मकसद लोगों को ख़तरे से बर वक्त आगाह करना और उन्हें एहतियाती तदाबीर की हदायत देते रहना है। किसी भी संगीन सूरत हाल की सूरत में शहरियों को बर वक्त फौरी इन्हला को इंतज़ामिया की मदद से यकीनी बनाना भी इसकी ज़िम्मेदारी में शामिल। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि दरियाए रावी, सतलुज, चनाब और दरियाए सिंध से मुल्हका अजला जिनमें नारवाल, शाह दरा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, कसूर, डेरा गाजी और मुजफ्फरगढ़ शामिल हैं। PDMA का बुनियादी मकसद लोगों को खतरे से बर वक्त आगाह करना और उन्हें एहतियाती तदाबीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर PDMA पंजाब नाजिया जबी हमारे साथ सेशन थी। अभी हमें ज्वाइन किया है तैमूर अली, तर्जुमान PDMA KPK से। KPK में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुए हैं। अभी वहाँ पर बारिशों की क्या सूरत हाल है? जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें 4 से 5 दिन पहले बारिशें स्टार्ट हुई थी और उसकी वजह से हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ में हमें काफ़ी नुकसानात का हमें सामना करना पड़ा। अगर आप मुझसे मजमूई तौर पर 5 दिनों की डाटा पूछ रहे हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि 15 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। घरों के हवाले से हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक 173 घरों को पार्शियली डैमेज हुआ है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकानात को फुली डैमेज भी हुआ है। ज़्यादातर नुकसानात जो हुए हैं घरों को वो चतराल लोअर में सैलाब की वजह से हुए हैं। इसके साथ साथ चतराल अपर में भी सैलाब की वजह से हमें नुकसानात का सामना करना पड़ा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने 17, 19, 21 तारीख को पहले से ही तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मरासले जारी कर दिया था। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया था कि इस तरह बारिशें हो सकती हैं और उससे तुग़यानी का भी खदशा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी एडवाइजरी की बिना पर पहले से ही जो वनरेबल एरियाज थे चतराल लोअर के और चतराल अपर के, जहाँ पे सैलाब का उनको खदशा महसूस हो रहा था, तो उन लोगों ने पहले से उन एरियाज को खाली करा लिया था। मतलब वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घरों को नुकसान ज़रूर हुआ है लेकिन लोग पहले से ही सेफ स्पॉट्स पे मुंतकिल हो गए थे। सो महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी खैबर पख्तूनख्वा ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के ऊपर चतराल अपर और चतराल लोअर में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की दरख्वास्त के ऊपर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 4 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 6 करोड़ रुपए हमें जारी किए हैं, जिनमें चतराल अपर के लिए 2 करोड़ रुपए, चतराल लोअर के लिए भी 2 करोड़ रुपए हमने जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने खुद मुतासरा एरियाज का विजिट किया है और वहाँ पर रिलीफ की सरगर्मियों का उन्होंने जायज़ा लिया है। उन्होंने जितने भी मुतलका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जितने भी मुतलका इदारे हैं उनको कह दिया है कि जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनको तेज़ किया जाए। PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने चतराल अपर और चतराल लोअर के लिए पहले ही सामान भेज दिया था, जबकि इस हादसात के बाद हमने और सामान भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा दिया है जो कि इमदादी सामान जो कि मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। ठीक है, तो तैमूर साहब, KPK में हम देखते हैं सयाहों की बहुत बड़ी तादाद आती है। इस हवाले से रास्तों के मुतालिक जानना चाहेंगे, कौन कौन से रास्ते बंद हैं, कहाँ कहाँ पर अभी तक लैंडस्लाइडिंग हुई है? जी, जो अगर लैंडस्लाइडिंग की बात पूछ लें तो हमारे पास स्वात में हुई है लैंडस्लाइडिंग और मानसेरा में मुख्तलिफ एरियाज़ में हुई है। और जहाँ तक रास्तों की बात है तो चतराल अपर में कुछ रास्ते इस वक्त बंद हैं, बाकी पूरे सूबे में रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं। चतराल अपर के जितने रास्ते बंद हैं उनको खोलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मेन रोड्स तो शायद बंद हैं, वहाँ पर 1 या 2 यारखून के मुकाम पर। इसके अलावा जितने भी लिंक्स रोड हैं वो इस वक्त खुले हैं। हम मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज लाइज जोन में उनको हम बार बार बता रहे हैं कि जो एरियाज उनके मतलब बंद हैं तो उनको खोलने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सयाहों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो इस तरह की एक्टिविटी प्लान कर रहे हो, कहीं पे हिली एरियाज जा रहे हो, तो सबसे पहले वो 14/22 खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज्म अथॉरिटी की एक हेल्पलाइन है 1422 और उस पर कॉल कर सकते हैं, या PDMA खैबर पख्तूनख्वा की एक हेल्पलाइन है 1700 1700। तो हमसे वो पहले से बात कर सकते हैं और हम उनको पहले से बता कर सकते हैं कि किस स्पेल में
में मतलब अब जिस तरह इस 30 तारीख तक बारिशों का भी इम्कान है, 30 जुलाई तक, तो हम उनको पहले से बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन से एरियाज बंद हैं और कौन कौन से एरिया खुले हैं और कहाँ कहाँ पर उनको क्या क्या होनी चाहिए। बट इसमें मैं सयाहों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो कोई एक्टिविटी प्लान करें तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। मतलब वो ऐसा ना हो कि बस एकदम से वो चले जाए, उनको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लाइजॉन रखना चाहिए और हमसे भी पूछना चाहिए। PDM खैबर पख्तूनख्वा की यही कोशिश रहती है कि हम बेहतर हिकमत अमली से कुदरती आफात की से जो लोग मुतासर होते हैं उसमें लोगों की जानों को बचा सकें। PDM खैबर पख्तूनख्वा ने इस मरतबा भी महकमा रिलीफ बहाली और आबादकारी के ज़ेर इंतज़ाम मूनसून कंटिजेंसी प्लान बनाया है और उसमें जो हमारा महवर था वो यही है कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जितनी भी एरियाज़ हैं, मतलब जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ साथ हमने मॉक एक्सरसाइजेस का भी एहतमाम किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन के से और रेस्क्यू 112 के ताउन के साथ हम मॉक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं कि वो किस तरह अपनी जान और माल को बचा सकते हैं। सो हमारी यही कोशिश रहती है कि चूँकि कुदरती आफात को हम नहीं रोक सकते, जब भी कुदरती आफात होंगी तो उसमें नुकसानात होते रहेंगे, लेकिन हम प्लानिंग यही कर रहे हैं कि हम किस तरह उनकी जानों को बचा सकते हैं। मूनसून कंटिजेंसी प्लान में हमने इस मरतबा स्टॉकिंग की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको हमने रिसोर्स मैपिंग की है, उनके लिए हमने तमाम वो सारी चीज़ें बताई, उनके रिलीफ हेड में हमने अच्छे खासे पैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो खुदा न ख्वास्ता अगर पिछले साल जैसी सूरत हाल बनती है या सैलाबी सूरत हाल बनती है तो हम लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तैमूर साहब, जिस तरह से हर साल हम देखते हैं सैलाबी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है, आप ये बता रहे हैं कि तमाम इदारों को एंगेज किया गया है, ऑन बोर्ड हैं आपके साथ तमाम इदारे PDMA के साथ, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है मौसर के जो पानी का कोई ज़ख़ीरे हैं, छोटे छोटे ज़ख़ीरे, वो भी बनाए जाएं? जिस तरह है कि हम, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ या सारे लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलके वफाकी और सूबाई के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं, हम प्लानिंग्स कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि मतलब जो इस डिपार्टमेंट का जो मैंडेट होता है उसके मुताबिक हम चाह रहे हैं कि काम करें। हमारे मैंडेट के मुताबिक हमने डिज़ास्टर को मैनेज करना है, डिज़ास्टर्स के इम्पैक्ट को कम करना है, क्लाइमेट चेंज के असरात जो हमारे सूबे को खासकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, वो हम उसके इफेक्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग यही है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट, चूंकि PDMA डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एक इदारा है, सो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम उसके इम्पैक्ट्स को कम कर सकें। जो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो हमारा सूबा क्लाइमेट चेंज से काफ़ी मुतासिर हुआ है गुज़श्ता कुछ सालों में। सो अगर आप देख लें तो इसमें हमारे सूबे के डायनेमिक्स और सूबों से थोड़े से चेंज हैं। यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फिनोमेना, फ्लड क्लॉफ जिसे हम कहते हैं वो होता है, यहाँ पे रेवराइन फ्लडिंग होती है, यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग होती है, यहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग होती है। सो ये डायनेमिक्स थोड़े और सूबों से थोड़े से चेंज हैं, तो इस वजह से हमें भी थोड़े से चैलेंजेस ज़्यादा दरपेश होते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि हम उसको कैसे हम उसके चैलेंजेस के साथ हम उसको नबराजमा होकर हम लोगों को बेहतर से बेहतर खिदमत प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम डायरेक्टर PDMA पंजाब से भी बात कर रहे थे, उनका भी इस हवाले से ये कहना था कि जो मानसून का स्पेल है इस बार काफ़ी शिद्दत में है और ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में भी मानसून के हम देख रहे हैं एक और स्पेल आ रहा है। इस हवाले से PDMA की तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं? जी, हम तो पहले से मतलब जो हमारा इस मरतबा बेंचमार्क है, जो पहले हमारा बेंचमार्क होता था 2010 के फ्लड्स, लेकिन इस मरतबा जो हमारा बेंचमार्क था वो लास्ट ईयर के फ्लड्स थे 2022 के। सो हमने अपने एंड से पूरी तैयारियां की हुई हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट्स को सारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमने उनको दिए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ क्लोज लाइजोन में हैं। हमने 7 मुकामात पर महकमा रिलीफ बहाली और आबादकारी ने 7 मुकामात पर टेलीमेंट्री सिस्टम्स लगाए हैं जहाँ से अर्ली वार्निंग जनरेट होती है कि अगर खुदा न ख्वास्ता सैलाब का पानी आ रहा हो तो वो हमें पहले से बता देता है और हम डिस्ट्रिक्ट्स को या जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता के कि मतलब लोगों की एवैक्यूएशन को पहले से ही हम उसको शुरू कर लेते हैं। सो हमने अपने एंड से तैयारियां की हुई हैं। हम बहुत अल्लाह से पुरुमीद है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह की सिचुएशन बनती भी है तो नुकसानात कम होंगे। हाँ, हमारी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मानसून है और पिछले साल भी हमने देखा कि मानसून में काफ़ी हमें नुकसानात हुए थे, तो लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी खुदा न ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल हो तो वो PDMA की बात पे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल पर वो यकीन करें, जो हिदायत वो उनको दे रहे हैं तो वो हिदायत पर अमल करें और उनकी हम जितनी भी कोशिश करेंगे हम लोगों की जानों को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तर्जुमान PDMA KP तैमूर अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती का एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें 2 अफराद ने इराकी सफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की। डेनिश पेट्रियटिस नामी इसी ग्रुप ने गुज़श्ता हफ्ते भी डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में कुरान पाक की बेहुरमती की थी, और इससे पहले स्वीडन में भी हालिया कुछ रोज़ के दौरान हमने देखा कि कुरान पाक की बेहुरमती के 2 वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। और ऐसे जो तमाम वाक़यात हैं ये बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में रूनुमा हो रहे हैं। मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है, इस्लामोफोबिया को मज़ीद बढ़ाने की बात की जा रही है। कुरान पाक की बेहुरमती का ये पहला वाक़या गुज़श्ता माह ईद उल अज़हा के रोज़ 29 जुलाई को स्वीडन में पेश आया था, जिसमें शरपसंद ने पुलिस की सिक्योरिटी में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती की थी। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि डेनमार्क में इराकी सफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहुरमती पर मुसलमानों को गम गुस्सा है। कुरान की बेहुरमती के इस दूसरे वाक़े पर पाकिस्तान में भी इंतहाई तशवीश और दर्द महसूस किया जा रहा है। तसलसल से ये नफरत आमेज़ और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुट्ठी भर बहके लोग हैं जो कि अरबों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की उनको इजाज़त बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुरान पाक की बेहुरमती के मामले पर OIC के जनरल सेक्रेटरी से टेलीफोनिक रब्ता किया। बिलावल भुट्टो ने जनरल सेक्रेटरी OIC को 7 जुलाई को पाकिस्तान में यौम तक़दीस कुरान के बारे में आगाह किया, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने OIC सेक्रेटरी जनरल की सरपरस्ती में फौरी जवाब को भी सराहा। इस संजीदा और परेशान कुन मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात मुसलसल पेश आ रहे हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं, एक खौफनाक सिलसिला बनता जा रहा है। ये स्वीडन हो, डेनमार्क हो या कोई भी ऐसी जगह हो, ऐसे वाक़यात रियासत के बगैर तो नहीं रोके जा सकते। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक है और इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इस्लामी ताउन तंजीम OIC की सतह पर अब इन ममालिक के हवाले से फैसला होना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा, कल भी लाहौर के एक चर्च में तमाम मुस्लिम मसीही क़यादत जमा हुई और उन्होंने मज़म्मत भी की और मुतालबा भी किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर अब कानून साजी हो इस मामले को रोकने के लिए। पाकिस्तान में लोगों का ये मुतालबा है और बाज़ ममालिक ने ये किया भी है कि स्वीडन के सफ़ीर को निकाला जाए, डेनमार्क के सफ़ीर को निकाला जाए। लेकिन मेरा इसमें ख्याल ये है कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तफ़िक़ा फैसला करना चाहिए इन ममालिक के बारे में, और वो खाली सिर्फ सफ़ीर निकालने का ना हो, फिर चीज़ों की जब तक इस्लाह नहीं हो जाती उस वक़्त तक होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। लेकिन मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं, मुसलमानों को मुश्तरका लाएमल तरतीब देना होगा, इस सिलसिले में जो सिफारती वफूद हैं वो यूरोप रवाना किया जाएं, इनको समझाया जाए कि हर चीज जो है वो आज़ादी इज़हार राय नहीं होती। देखिए, दो काम क़यादत का और दीगर क़यादत का काम कि वो अमल से निकले और लोगों को बताए कि कैसे इस चीज को रोकना है और कैसे इन हमलात को जो है वो इस पे क्या हो सकता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये कोई ऐसी साजिश है जिसके जरिए मुस्लिम उम्मा को तंग किया जा रहा है? यानी हमें ये नहीं समझ आ रही कि इस मामले पर किया क्या जाएगा जिससे इन वाकयात की रोकथाम हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के नजदीक तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाएंगे तो मुसलमान कहलाएंगे, तमाम नबियों पर ईमान लाएंगे तो मुसलमान कहलाएंगे। हमारे लिए जिस तरह कुरान करीम का काम है, इसी तरह तौरात, इंजील, ज़बूर का है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खातिमुल अंबिया है, सय्यिदुल अंबिया है, हमारा ईमान उन पे है। इसी तरह हज़रत मूसा, ईसा अल्लाह के नबी है, हमारा ईमान उनके ऊपर है। तो अगर कोई हज़रत मूसा को नबी ना माने, हज़रत ईसा को नबी ना माने, वो मुसलमान नहीं हो सकता। कोई तौरात, इंजील, ज़बूर का इनकार कर दे कि ये आसमानी किताबें नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। हम तो ना किसी नबी की तौहीन कर सकते हैं, ना किसी किताब को जला सकते हैं। और यही पैगाम दुनिया को देने की जरूरत है कि इस्लाम का ताल्लुक जो है वो दहशत और वहशत से नहीं है, अमन से है, हवादारी से है, मोहब्बत से है। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारे नबी सय्यिदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। इस पैगाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है
और तमाम मज़ाहिब की क़यादत को साथ लेकर इस पर मेहनत करनी होगी और इंशाअल्लाह जब मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी जरूर मदद करेंगे। हम किसी न किसी बिल्कुल ये एक बहुत हसास मामला है, मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा है। इसी तरह हमारे लिए भी तौरात है, इंजील समेत जो तमाम आसमानी किताबें हैं वो मुकद्दस हैं, जिनकी तौहीन का कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि बिलावल ज़रदारी साहब बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे हैं। सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा इसमें जो इजलास बुलाया था सऊदी दावत पर OIC का, उसकी एक बहुत अच्छा है और हम समझते हैं इस वक्त सऊदी अरब की जो क़यादत है, क्योंकि OIC की क़यादत भी सऊदी अरब के पास है, तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, कुवैत ने बहुत काम किया है कि कुवैत के अमीर ने 2 लाख कुरान करीम जो है स्वीडिश जुबान में शाया करके तकसीम करने का कहा है, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मुस्लिम उम्मा जागी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना शरफी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और इस इशू पर जो तमाम मुस्लिम हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार की जाए, एक लायामल बनाया जाए और जो यूरोपीय ममालिक हैं जहाँ पर भी कुरान पाक के हवाले से बेहुरमती के वाक़यात पेश आ रहे हैं उस पर सख्ती से निपटा जाए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की कामयाबी के एक दिन बाद ही पाकिस्तान छोड़कर फरार होने वाली फरा पहली हाई प्रोफाइल शख्सियत थी, क्योंकि ये कयास आराइयाँ पहले ही बढ़ चुकी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बुशरा बीबी के साथ डीलिंग और हुकूमती मामला चलाने में वो बराह रास्त रोल के बारे में भी उनसे तफ्तीश की जाएगी। वो पाकिस्तान से दुबई गई, फिर अमेरिका का भी दौरा किया और वापस दुबई आ गई और फिर दुबई से इटली चली गई थी। खैर, इस हवाले से मजीद खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के दरमियान ख़राब ताल्लुकात की खबरें भी काफ़ी देर से सुनी जा रही हैं। सहाफ़ी असद खरल ने अपनी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स में चेयरमैन PTI, उनकी अहलिया और चेयरमैन PTI की बहन रुबीना खानम के दरमियान लड़ाई का दावा किया है। असद खरल ने अपनी ट्वीट्स में लिखा कि बुशरा बीबी को अदालतों की मुसलसल पेशियों ने परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी चेयरमैन PTI से तकरार हुई है। इसके बाद चेयरमैन PTI ने अपनी बहन रुबीना खानम को मसला हल करने के लिए बुलाया, तो बुशरा बीबी और रुबीना खानम के दरमियान भी बात लड़ाई तक पहुंच गई। इस हवाले से इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी सैयद ओन शहराजी भी गुज़श्ता 1 माह से इसी तरह की खबरें और इत्तलात दे रहे हैं, इशारे देते नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने घर के अंदर की खबरें दी और बताया कि ज़मान पार्क में कुछ दरवाज़ों को प्लस्तर करके बंद कर दिया गया है। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं और पूछते हैं कि माजरा क्या है। सीनियर सहाफ़ी असद खरल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सैयद ओन शहराजी को भी हम लाइन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू द शो। आपकी जानिब से कुछ ट्वीट्स की गई चेयरमैन PTI से मुतालिक, उनकी अहलिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। बिल्कुल जी, ये जिस तरह आपने बताया बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें तो ट्वीट्स आपने पढ़ दी है। असल में ये है कि जिस तरह आपने कहा कि फ़र्ज शहज़ादी जो है वो भी अब वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो रही हैं। एक निजी चैनल ने भी दावा किया है, कि अंग्रेज़ी अखबार जो है उसने भी ये रिपोर्ट किया है कि दुबई अथॉरिटीज़ से जो है उनको ब्लैक लिस्ट किया गया, वो इटली पहुंच गई हैं और दुबई में जब थी या पाकिस्तान में भी जब इवन के थी तो कुछ चीज़ें वो शेयर कर रही थी, और दुबई जब थी तो उस वक्त भी कुछ उन्होंने मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से चीज़ें शेयर की हैं। और इसी तरीके से अब इटली से वापस आने के लिए वो बेताब हैं, क्योंकि एहसन जमील गुजर साहब उनके जो हस्बैंड हैं और फ़र्ज शहज़ादी जिनको फ़रा गोगी के नाम से नून लीग या मुख्तलिफ लोग जो उगारते हैं, उनके ऊपर आपको पता है नैब के अंदर भी केसेस हैं, क्योंकि जी मंगोलिया एक हाउसिंग सोसाइटी थी और एहसन जमील गुजर साहब चीटिंग है पब्लिक एट लार्ज के केस के अंदर इन्वॉल्व थे PTI की हुकूमत आने से पहले, जब पंजाब और वफाक में आई तो वो वांटेड थे और उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे, फ़रार हो गए थे। बहुत सारे लोगों के उन्होंने पैसे देने थे और वो डिलीवर नहीं कर पाए। उसके बाद जब ये बुज़दार साहब की हुकूमत आई और जब चेयरमैन PTI जब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उस वक्त आपको पता है कि बेसिकली जो बुज़दार साहब थे वो एक डमी वज़ीर आला के तौर पर काम कर रहे थे। आपको याद होगा खातून अव्वल की जो फैमिली के साथ एक वाक़या पेश हुआ था और पाक पतन के DPO जो है उसको जब बुलाया गया था, जहाँ पर ये मामला खुला और लोगों को पता चला कि ये कौन खरीदार है, उस वक्त पहली मरतबा ये मंजर आम पर आए। तो आपने देखा
कि जब चीफ मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए थे एक डम्मी की तरह, और एहसन जमील गुज्जर जो है जिनका कोई पोर्टफोलियो नहीं था वो डिक्टेट कर रहे थे, और डीपीओ जो है उनको वो झाड़ पिला रहे थे या उनके साथ बातें कर रहे थे कि आपने की जुर्रत कैसे हुई कि आपने खातून अव्वल जो है उस वक्त जारी बात है कि उनकी फैमिली के साथ, तो बुज़दार साहब ऐसे बैठे हो रहे जैसे कि वो बुज़दार साहब को सबॉर्डिनेट हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं या डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो कर रहे थे एक्ट। तो उस पर डीपीओ साहब ने अपनी हिरार्की के अंदर पीएसपी ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये तो नहीं हम कर सकते कि एक आम लेमैन जो है हमें बुला के और जो चीफ मिनिस्टर तो चले बात करे तो समझ आती है, लेकिन उसकी क्या कैपेसिटी है। उसके बाद आपने देखा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको सोमोटो लिया गया, वहाँ पे टेकअप किया गया, और वहाँ पे एक और किरदार सामने आया कि फैसलाबाद के जो सब सेक्टर जो कमांडर थे, जो तारिक मुजफ्फर साहब जो आईएसए के ऑफिसर थे, उनका भी नाम इसके अंदर आया कि वो भी डीपीओ साहब को कन्विंस कर ले कि एहसन जमील गुज्जर साहब जो भी कहेंगे और या जो जिस तरीके से बुज़दार साहब कह रहे हैं आप उन्हीं की लाइन जो है उनको टो करें और आप इस तरह का कोई बयान ना दें। उन्होंने इंटरफेयर, उनको फिर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, उनका नाम भी आया। तो मामला ये है कि ये जो एहसन जमील गुज्जर साहब, फरहत शहजादी साहिबा, इनकी जो मैंने बता दें एक तरफ तो वो वांटेड थे और वो फुकरे थे, और उसके बाद जो जब ये इक़्तिदार में आते हैं बुज़दार साहब और चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत आती है, तो उसके बाद उनके असासों में करोड़ों नहीं अरबों में तक इजाफा देखा गया। इजाफा देखा गया। अभी अब मामला ये है कि ना तो उनका पहले को कारोबार था ना बाद में आपने देखा, फिर कैश बॉयज के आए, फिर कैश निकालना, कैश डालना, और जो उर्फे आम में खबरें भी थी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बहुत सारे देखे ना, ये अरबों रुपए किधर से आ गए, वो आप बता दें कि कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी कि उससे पहले नहीं थे, उसके बाद नहीं है, यानी कोई उनके कारोबार नहीं है, कोई एम्पायर यहाँ पे खड़ी होती तो सिर्फ पीटीआई के दौरे हुकूमत में वो दौरे हुकूमत में वो खूब निभा। अब बुज़दार साहब के 6,67,000 से 9 अरब तक पहुंचे हुए हैं, उनके भाइयों के अलहदा हैं। अच्छा, उसके बाद उनके जो तूर बुज़दार हैं, जो एक जूनियर क्लर्क था, उस वो फयाज एक जो एसडीओ था और चीफ इंजीनियर तक बन गया, उसके साथ उनके भाई जो उनके ताया जो हैं तैमूर, उनको फिर उन्होंने एक्सटेंशन भी दी और वो प्रमोशन और सारी चीजें। उसके बाद होटल का स्कैंडल के अंदर भी उनका नाम आया। फिर उसके बाद उनके भाई जो है जाफर बुज़दार हैं, अयूब बुज़दार हैं, उनके ब्रदर इन लॉ जो ब्रदर निस्बती हैं, तला हैं, उनकी अहलिया हैं, उनकी साहबजादियाँ हैं। इस तरीके से खातून अव्वल जो है उनके भाई अहमद मुजतबा उनके भाई, और उसके बाद उनकी जो साहबजादियाँ या साहबजादी या उनके जो बेटे हैं और जो उनके साबिक हस्बैंड है, उनके भी इस दौरान जो है बहुत ज्यादा हिसासों के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो अब मामला ये है कि और फिर उन्होंने जमीनें भी खरीदी, पेमेंट को और करता रहा, जमीनें खरीद, उनके अकाउंट्स में पैसे कौन डालता रहा, उनकी जमीनों के एवज पेमेंट कौन कर, उनको फार्म हाउस कौन देता रहा। तो ये चीजें तो वो हैं जो इनकी फैमिली से जुड़ी हैं। अब जो आपने बात की कि एक तो गवाहों की जो सीरीज आ रही है, अब मामला ये हुआ कि बुशरा साहिबा, जारी बात है वो बकौल चेयरमैन पीटीआई के, उनके जारी बात है उनको मानते हैं। ठीक है, अच्छा गवाहों के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। जिस तरह की खबरें आप दे रहे हैं, जिस तरह की ट्वीट्स हम आपकी देख रहे हैं, सैयद ओन शराजी भी इस तरह की बातें हमें करते दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। असद साहब जो बातें कर रहे हैं, आपकी बातें उनसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। अभी जो अंदर की इत्तलात हैं वो क्या हैं, जो लड़ाइयाँ हैं क्या वो शुरू हो चुकी हैं, और फरहत शहजादी के हवाले से क्या इत्तलात हैं, वादा मुआफ गवाह बनने के लिए वो तैयार हो चुकी हैं, और अगर हो गई हैं तो कितना नुकसान हो सकता है बुशरा बीबी को, पीटीआई चेयरमैन को? अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम जो है असद करल साहब को, वो उस क्लब में शामिल हो गए हैं जिनको तहरीक इंसाफ वाले सुबह दोपहर शाम जिस तरह डॉक्टर 3 टाइम की दवा कहता है ना, इस तरह गालियां देना शुरू हो गए हैं। हम तो पहले ही उस क्लब में शामिल थे। तो असद करल साहब वेलकम सर। उस क्लब में आपने खबर दी, सच्ची खबर थी, और उस पर फिर ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैंने 29 मई को जो है वो वीला किया था, मैं ये खबर सामने लेके आया था कि जब खान साहब इस्लामाबाद से पेशी के बाद लाहौर गए थे, तो उस वक्त तलक कलामी, पहली जो बुनियादी आप ये कहें कि मेन तलक कलामी हुई ना, जिसमें बात ठीक ठाक आगे गई, वो हुई थी गाड़ी के अंदर। वो जो इस गाड़ी में खान साहब काले वाली गाड़ी में काला चश्मा लगा के और काला सूट पहन के आते जाते हैं ना,
उस गाड़ी में बुशरा बीबी और खान साहब की जो है वो तलक कलामी हुई थी और बुशरा बीबी बड़ी हार्श हुई थी। और ये जो वर्ड्स हैं बुशरा बीबी ने, आप ये कहें कि एक जो मेरे जरा ये बताते हैं कि एक उनका तकिया कलाम जो है वो पिछले कुछ अरसे से बन चुका है कि इस उम्र में मैं जेल क्यों जाऊं और क्या मैंने शादी इसलिए की। ये तकिया, ये मुसलसल बुशरा बीबी आप ये कहें कि एक मतलब ब्लैकमेलिंग तो नहीं कह सकते, एक वो जुमला है जो वो खान साहब के सामने मुसलसल रख रही हैं। तो वहां से काम शुरू हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बहनों की एंट्री हुई और आपके नॉलेज में है कि साबिक वजीर आजम जो हैं उनकी बहनों के और बुशरा बीबी के ताल्लुकात जो हैं वो काफी अरसे से इस तरह नहीं है कि वो कोई इस तरह होता है ना कि नंदे और भाभी बैठ जाएं और कुछ मामला कॉल करने को मामला बने, भाई के यार है देख लेना, तो वो मामला हल हो जाए। तो इसमें भी अगर आप देखें तो अलीमा खान और वो बहने एक साइड पे हैं, उनके ताल्लुकात बहुत, ये नई थोड़ी सी एंट्री है। ये आप मीडिया में भी कम नाम सुनते हैं, जलसों में भी आपने रुबीना को कम देखा हुआ है। तो ये कोशिश खान साहब ने की थी इस मामले में। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम जो मेरे जराए जिनसे मेरी बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि जो फरा बीबी हैं, जिन्हें फरा गोगी भी कहा जाता है, उन्होंने कुछ हुकाम के साथ राब्ते किए हैं, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है और उनकी इंफॉर्मेशन के बाद एक वो शख्सियत जो इमरान खान के दौर में बड़ी साबिक वजीर आजम के दौर में बड़ी अताब की शिकार रही और साबिक वजीर आजम जो थे उनके दौर में उनके तशद्दुद से नाक तक तोड़ा गया, जर्नलिस्ट है, वो अपने करीबी जराए को ये बताते हैं कि बुशरा बीबी ने 2 कॉमन फ्रेंड्स के जरिए मेरे से राब्ता किया है कि मामलात आगे कुछ सेट करवा दें। तो अगर आप इन तमाम चीजों को जो है अप्रूवर फरा गोगी, बुशरा बीबी के राब्ते, इन तमाम चीजों को देखें तो फिर फ्रस्ट्रेशन दूसरी साइड पे भी बनती है और दूसरी साइड से भी ये कहा जाना खारिज आज इम्कान नहीं कि जनाब आप उस दौर में तो बड़ी इंजॉय की, आपने बड़ा मतलब माल शाल बनाया और अब आप कहते हैं कि हम जेल नहीं जाएंगे। लेकिन आप बहुत अंदर की खबर दे रहे हैं। एक बुनियादी सवाल मैं आप दोनों से ही करना चाहूंगा, असद खरल साहब से भी और आपसे भी, कि ऐसी बातें आप लोगों को कहां से मालूम हो रही हैं? ये तो घर की बातें हैं, तो कोई घर वाला ही फिर आपको बता सकता है, तो आपका इन्फॉर्मर कौन है? देखिए, एक तो ये तयशुदा है कि जर्नलिस्ट जिस दिन अपना सोर्स बता देना उस दिन फिर उसकी साफत जो है ना वो टके टोकरी बिकती है। दूसरा ये है कि मैंने जब इमरान खान और रेहाम खान की खबर के मुतल्लिक कहा था तो उस वक्त भी यही सवाल किया गया था कि ये घर की बात है, आप कोई आइडिया लगा रहे हैं, आप कोई कहानियां सुना। देखिए, अब जो दीवार बनी वो दीवार तो सबको नजर आ रही है ना, मतलब दीवार छुपी हुई तो नहीं है। कोई असद खरल साहब या मैं कहूं कि वो जनाब दीवार वहां पे है और वो दीवार वहां पे ना हो तो आपने तो फौरन हमारे सामने फोटो ही रख देनी है, आपने तो फौरी तौर पे कहना जी नहीं इस तरह तो नहीं है। अगर तलक कलामी, अब होता ये है अमूमी तौर पे सोर्सेज जो होते हैं विद इन ही होते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं, वो ही इस अंदाज में बता सकते हैं। और वो सोर्सेज आपको पता है कि वो क्या कहते हैं कि सीएम से लेके पीएम तक सोर्सेज होते हैं। तो उस घर में मौजूद तमाम लोग जो होते हैं उनमें से कोई भी जो है एक जर्नलिस्ट का सोर्स हो सकता है। तो सोर्स जो है वो ना डिस्क्लोज करते हुए ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि ये जो बात है इंतहाई कंफर्म। अब जब ये बात अभी प्रीमैच्योर थी, यानी प्रीमैच्योर से चंद हाथों में थी, जब हमें सोर्सेज ने बताया, हम ये खबर 29 मई को सामने लेके आए, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और तरह से रिएक्ट कर रहे थे, वो गालियां ज्यादा दे रहे थे, वो इस तरह के सिलसिला कर रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं किसी के घर का मामला है तो उसे उछाले क्यों? ठीक है, और सब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। असद खरल साहब की तरफ आना चाहूंगा। असद साहब, अब ये मामला है क्या ऐसी वजूहात हैं जिस पर बुशरा बीबी पीटीआई चेयरमैन से लड़ रही हैं और अब उनकी बहन से भी लड़ चुकी है? 2 चीजें जो ओन शराजी साहब ने बिल्कुल 29 मई को उन्होंने जो खबर दी है वो उनकी खबर है, वो है गाड़ी के रिलेटेड, और भी चीज़ें वो बता रहे हैं जी। लेकिन जो मैंने खबर दी थी बेसिकली मेरे पास वो गाड़ी वाला वाकया नहीं है। मैं ऐसी बात कर दूं कि मेरे पास वो चीज़ है ना, मैंने सॉरी कि मैं उनका वो व्लॉग या अगर मैंने चीज़ नहीं देख सका जी। ये वाकया हुआ है उनके घर में। खान साहब बैठे हुए थे ऐसे चश्मा लगा के ऐसे, और वो बात कर रही थी वही बात, वो जो उन्होंने कहा कि बार बार जुमला कि इस उम्र में मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि जेलों में बड़ी मंजरकशी कर रहे हैं आप। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, ऐसे बैठे थे तो अचानक से बीच में कोई लोच भी आ जाता है ना कोई, ठीक है, तो वो फिर मैं जितने फिक्रे मेरे पास वो हो चुके हैं या मेरे तक पहुंचे हैं, मैं वो पूरी ईमानत के साथ ना एज इट इज, ठीक है। अब ये वाकया होता है और उसके बाद खामोशी छा जाती है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है
कि जो बीच में वाकया उन्होंने बता दिया, चूंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अब 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो उन्होंने आखिरी सेंटेंस कहा है कि अब लोग जो है ना, गालियों की शिद्दत तो वैसे ही है, लेकिन ये है लोग, अब मुझे भी बहुत दूर से बहुत करीब से लोग ये कहते हैं कि चलें जी, बात हम ये नहीं कहा, आपको रिबट तो नहीं हम कर रहे, चले मैं गालियां तो आप दे ही रहे हैं, ट्रोलिंग भी आप कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि घर की बात है तो कोई थोड़ा सा आप हाथ हल्का रखें। ठीक है, तो मैं क्या आपको, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये बात गलत है तो वो आप कह दें, ऑन कैमरा कह दें, ऑफ कैमरा कह दें, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अब हुआ क्या कि 1-2 मजदूर लगे हुए थे, वो घर के अंदर ना एक लान है, मंजर कशी में थोड़ी बता दूं, जब घर आप जाते हैं ज़मान पार्क चेयरमैन पीटीआई को मिलने के लिए, जो जर्नलिस्ट जाते हैं उनको पता होगा, तो उनके कमरे गराज है, गराज के साथ एक लान और उधर भी दरवाजा है, ये लान की तरफ जा सकते हैं। और उनके घर के साथ ना बिल्कुल चेयरमैन पीटीआई घर के साथ दीवार जो है ना, वो है एतजाज अहसन साहब का घर जी। और एतजाज अहसन साहब, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब और चेयरमैन पीटीआई के जो घर के जो लान है ना, उनके दरमियान में एक दरवाजा है। अक्सर वो दरवाजा खोल के तो जब ये रमजान मुबारक में या वो इकट्ठे दोनों लान भी इस्तेमाल होते हैं, और फिर एतजाज साहब की फैमिली भी इधर आ जाती है, तो मतलब एक दूसरे अंदर से भी आ सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सी मंजर कशी कर दूं। दूसरी जानब यह है कि चेयरमैन पीटीआई का घर छोटा है, लेकिन डॉक्टर उज़मा खान जो है ना, उनका घर बड़ा है, और उनके घर छोटे होने की वजह से, हालांकि उस पर भी कितने करोड़ों रुपए की रेनोवेशन की खबरें भी आपने सुनी होगी, फिरदौस साहबा ने कहा और मुख्तलिफ लोगों ने कहा। अच्छा, उसके जो अंदर से भी रास्ता है और बंद गली, आगे को तीसरा घर तकरीबन बनता है, वो उज़मा खान साहिबा का, डॉक्टर साहबा का। ठीक है। अच्छा, उनके वाले से भी लिया स्कैंडल और भी मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, फैसलाबाद में और भी कई जगहों पर। अब वहाँ पे खान साहब एक्सरसाइज करते हैं कि वो बड़ा घर है, सामान उधर है। अच्छा, यहाँ पे जो बुशरा साहब है वो वहाँ से निकल कर तो लान में जा सकती थी, और लान से आगे फिर गेट मेन से निकल के जा सकती। ठीक है। अब हुआ क्या कि खान साहब को बार बार लोग बता रहे हैं, ये जो ज़राए से मेरी करीबी जो लोग हैं उनके, कि वो ये कहते हैं कि ये जनाब फराज शहजादी और ये जो है, और ये आपका जो है ना, ये भांडा फोड़ेंगे, और ये जो है ना, ये जो इनके जो इनकी हरकतों से कनात है। एक तो गाड़ी का उन्होंने वाकया बताया था, मेरे चूंकि नोटिस में नहीं है जी। दूसरा, घर में भी हो गया, खान साहब को खुद भी ऑब्जर्व हो गया कि ये मामला तो चेयरमैन पीटीआई को वाकई जो लोग कह रहे हैं कि बात में कुछ ना कुछ तो है। अब फरज शहजादी जो है उनकी तरफ से भी ये कि मैं भी, और वो जाहिर बात है इनके रेफरेंस से खान साहब से उनका एक रिलेशन है, बिल्कुल, तो वो ये भी कहते हैं कि वो अगर इस तरह कर रही है और आप भी, तो मतलब मेरे लिए तो घर से पहले भी उनके साथ 2-3 हाथ हो चुके हैं। रियाम खान साहब वाला वाकया हो गया उससे। अच्छा, अब जो बात मैं करना चाहूँ, अब ये जब खबर की, अब उसके बाद मैं प्रोग्राम भी करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कल नहीं इतना किया, या उस पर व्लॉग किया था छोटा सा। अब हुआ क्या कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी हमारे ऊपर, जी आप ठीक है जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, तो मैं देखा पब्लिक प्रॉपर्टी होता है कि लीडर जो होता है, लीडर की हर एक्टिविटी, वो खुद कभी नमाज पढ़ते हुए तस्वीर वो जारी करवाते हैं, कभी जारी करते हैं या करवाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं बहरहाल ये है कि मुख्तलिफ उनके हर इवेंट को जो है रिपोर्ट हो रहा होता है, बिल्कुल उनकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वायरल हो जाती हैं, टिकटॉक बनते हैं, लोग उसको कॉपी करते हैं, और ये सारी चीज़ें उधर से ही जारी हो रही होती, हम तो नहीं कर रहे। अब जो सोर्स की आपने बात की, वो एक साइड पर रह रहे थे। अब हो गया क्या कि जब ये हमने किया, फुटप्रिंट बिठाने के लिए किया, उन्होंने किया, पहले 2 मजदूर लगे हुए थे, ये दरवाजा यानी और लान जो बीच में दीवार की, यानी अब घर के अंदर से निकलना है ना अगर उस प्रेम से रैशगाह से, तो सिर्फ एक दरवाजा, मेन गेट से पहले नहीं, मेन गेट से तो दोनों तरफ से पहले निकल सकते हैं, अब सिर्फ एक दरवाजे से निकल सकते हैं और एक से दाखिल हो सकते हैं। उधर से होगी दीवार, और साथ वो दरवाजा जो है वो मतलब अब लान के जरिए बाहर नहीं आ पा सकते, सिर्फ एक ही दरवाजा है। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हुआ क्या कि अब कल बहुत ज्यादा जो बंदे लगा दिए गए अचानक से कि हमारा मुंह झूठा करने के लिए, और वहाँ बाल्टियां वगैरह, मेरे पास तस्वीर सारी चीजें हैं मेरे पास, वो बाल्टियां भी पहुंच गई वहां पे कि जल्दी से इसको पेंट करके फुटप्रिंट मिटा दें। वो जो प्लस्तर ताजे वाली बात की है ना, उसको आप खत्म करें, तो उनको ये नहीं पता कि एक एक चीज इवेंट हो रही। अच्छा, 2 गार्ड आ गए नए, ये ऑन शराजी साहब भी, ये कोई और भी बंदा इसको रिबट कर सकता है, जो मेरी जो इतलात है, और हमको ऐसी बात नहीं है कि ऐसे हवा में बात कर देते हैं। वो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, हम सोच तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 नए जो गार्ड है ना, दबंग एंट्री शराजी साहब, 2 गार्ड, एक आपने बनी गाला में चहलकदमी देखते हुए आगे खान साहब के साथ एक गार्ड था बारिश, जिसने असला उठाया हुआ था, याद आ गया होगा रिमेंबर नाजरीन को, एक वो गार्ड है, वो उनके साथ होता है, नया है, नई एंट्री है ये इख्तिलाफात के बाद। ठीक है। और इससे पहले खान साहब के साथ हमने कभी बारिश गार्ड ये वाले नहीं देखे गए। एक और गार्ड जो है वो ज़मान पार्क के अंदर, उसकी दबंग एंट्री हुई है कि वो जो है ना सारी नकलो हरकत के ऊपर जो सारी नजर रखे हुए हैं, और वो खान साहब की इजाजत बगैर इन आउट ऑफ बंदा
घर से नहीं हो सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको कैद किया गया है, लेकिन बहरहाल उनकी रिजर्वेशंस हैं। और दूसरा ये है कि उनकी वालदा की तीमारदारी के लिए वो जाती थी ज़्यादा पहले, अपनी फैमिली के साथ भी उनका रिलेशन था। बनी गाला शादी से पहले भी उनके साथ एक घर था 10 मरले का, 3 मंजिला जो है वो उन्होंने खुद ही लिया होगा यकीनी तौर पर, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो आती थी शादी से पहले भी, बुशरा साहिबा। ये जो मैं रिकॉर्डेड बात जो वहाँ पे मौजूद है, रिकॉर्ड पे चीज़ें, तो वो आती थी शाम को या किसी टाइम भी, लेकिन साथ फैमिली भी होती थी। मैं ये नहीं कह रहा वो अकेले आती थी, लेकिन वो रात तक लेट तक बैठते थे, चले जाते थे। शादी से पहले की बात, वहाँ पे घर उन्होंने लिया हुआ था, लेके दिया था किसी ने, उन्होंने लिया था। ये मैं तो, मेरे पास ऐसा एविडेंस नहीं है कि पैसे किसने पे किए हैं, उन्होंने खुद किए हैं। खान साहब ने किया या खान साहब के किसी, जिनको ATM जो पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। अब ये जो चीज़ है, अब मुझे ये बताएं कि वो खुद जिस तरीके से नकलें उतारते हैं लोगों की, खवातीन के बारे में क्या, बशीर मेमन साहब ने मुझे ऐसे वाक़यात बताए जिस वजह से लड़ाई हुई उनकी, कि जब उन्होंने मोहतरमा मरियम साहबा के हवाले से जब बात की तो वो फिर उनका सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया कि आप खवातीन जो आपके जलसों में या आपकी पार्टी के उनके बारे में इस तरह के ख्यालात रखते हैं, तो उस पर फिर आजम खान ने वो जो ठीक है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें तो छोटी सी चीज़ें हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। बाकी मेन हमारा क्रक्स ये है कि हमारा मकसद खान साहब को मिलान करना नहीं है, वो किसी के घरों में झांकना नहीं है। मकसद ये है कि लीडर एक प्रॉपर्टी है। हमारा बेसिकली ये इशू है कि इसके अंदर जो मोहतरमा है ना बुशरा साहिबा, और जो उनकी बहन की रिजर्वेशन है, या जो लोग कह रहे हैं, हमें तो पता है कि वो तो जारी बात है। जो अब देखे ना, खान साहब ने ऊपर सार के एक वो बाल्टी रखी होती है। मैं उसकी कहानी भी बता देता हूँ आपको, अगर कहते हैं तो। जी। अच्छा, अब एक तो ये है कि खान साहब अगर सिक्योरिटी मेजर के लिए वो बाल्टी रखें तो वो बुलेट प्रूफ नहीं है, पहली बात। दूसरा, छतरी भी बुलेट प्रूफ नहीं है। अच्छा, जब वो छतरी सर पे रखते हैं उस वक्त बारिश भी नहीं हो रही होती, और वो इस एनवायरमेंट में मेरा ख्याल थोड़ी देर तक धूप की अगर किरणें पड़ जाए सर पे तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं। गाड़ी ठंडी से बुलेट प्रूफ से निकल के कुछ 10 कदम या 5 कदम में छतरी की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है, नहीं होती। अच्छा, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वैसे आप ले लें तो मना तो नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा, वो बाल्टी जो है वो बुलेट प्रूफ नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो साथ आपने शील्ड्स देखी होंगी जी, वो आप अक्सर गर्मियों में जगह जगह पे राउंड अबाउट्स पे, आपको पता है वो गाड़ियों के लिए जो टिंटेड ग्लास अगर नई गाड़ी में लगाए हुए थे गर्मी से बचने के लिए, धूप से, तो वो जो आपको मिलती हैं प्लास्टिक की वो जालियां टाइप बनी होती हैं, वो बेच रहे होते हैं लोग, और वो आप गाड़ी के जो शीशे के साथ लगा लेते हैं, तो उससे फिर रोशनी अंदर नहीं आती, कोई धूप भी कम आती। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ना, वो जो आपने लोगों ने उठाई होती हैं, वो बुलेट प्रूफ नहीं है। पहले बुलेट प्रूफ तो आपको पता है, शीशे की जो एक छोटी सी जो 2 पीसेज होते हैं ना, जो पुलिस वाले ने या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वाले यहाँ पे पहने होते हैं पीछे, उसका वजन भी 8-10 kg होता है, छोटे से पीसों का। बिल्कुल, जो पीसेज होते हैं ना उनका भी 8-10 kg वजन होता है। और इतना अगर साइज की जो बात है ना, तो उसका वजन तो फिर कोई 1 मन से ज्यादा हो, तो वो भी प्लास्टिक की जाली है, यानी वो गोली रोकने के लिए नहीं है। बात समझे। अब आप पूछेंगे ये है क्या? हुआ ये कि मेरे फिर वो जराए ने ये बताया कि बुशरा साहिबा जो है, उन्होंने चेयरमैन PTA को कहा कि सितंबर तक सितमगार हो सकता है आपके लिए, सितंबर, और सितंबर तक अगर आपके सर पे सूरज की किरण बराह रास्त पड़ गई ना जी, तो फिर हर चीज बजम हो जाएगी। अब मुझे ये बताया, तुम प्रस्ती की इससे ज्यादा, एक तरफ वो चेयरमैन PTA कहते हैं जी खौफ के बुत तोड़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के किसी के सामने झुक, वो सब लोगों को दर्श देते हैं। और तुम प्रस्ती का ये आलम है कि वो एक उनकी जो मुर्शिद हैं उनके सामने यकीनी तौर पर वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी जो हमशीरा हैं वो भी समझाने के लिए, और मैं जो इस तरह की बातें जो करते हैं ना लोग, लेकिन वो दस्तों गिरबान हो गई और वो इस तरह हो गया, ऐसी बात देखना तो ये है वो सिविलाइज्ड है उनकी बहनें। मैं इस पे कोई, खान साहब और उनकी बहनें सिविलाइज्ड हैं, वो उनके अंदर एथिक्स भी हैं, नॉर्म भी हैं, एटिकेट्स हैं, तो वो इस तरह नहीं है कोई अल्लाह माफ करे कि वो जिस तरह से कहानियां पेश की जा रही है या नहीं हुई, वो बात गलत है। ऑन साहब जिस तरह से मंजरकशी हम देख रहे हैं, खरल साहब कर रहे हैं, क्या कमाल मंजरकशी उन्होंने हर वाकये की कर दी है। तो अभी जिस लड़ाई के बारे में इतलात आ रही हैं, सुलह हुई है, ताल्लुकात कशीदा हैं, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI एक साथ ही पेश हुए हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं घर की दीवारों को भी बंद किया गया है। तो क्या बुशरा बीबी अब इजाजत के बगैर घर से भी नहीं निकल सकती? आपने देखा है ना कि लाहौर हाई कोर्ट में जब खान साहब और बुशरा बीबी की एक मशहूर जमाना तस्वीर सामने आई थी, फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद में पेशी हुई
तो खान साहब जो हर वक्त गार्ड बने रहते अदालत में, खान साहब अपनी गाड़ी में बैठे रहे, हमने वहां पे देखा और बुशरा बीबी अंदर अदालत के पेश हुई और हाजिरी लगवाई और फिर जज ने उनको जाने की इजाजत दी। तो खान साहब उस दौरान थ्रू आउट गाड़ी में बैठे रहे। ठीक है। अब जो बात खरल साहब कह रहे हैं, ये मामला तब तक नहीं सुलझेंगे जब तक जो फराह खान है उनके हवाले से चीजें वाजे नहीं आ जाती। ये जराए कंफर्म बता रहे हैं कि पिछले 1 माह से वो काम से राब्ते में है और उन्होंने अहम दस्तावेजात भी हवाले किए हैं, और अगर उन्होंने अहम दस्तावेजात हवाले किए हैं तो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक जो है वो बुशरा बीबी से बन रहा है। इन्होंने वहां पे कुछ कंपनियां बनाई हुई थी यूएस में, और उन कंपनियों में एक इस्लामाबाद में बड़ा अस्पताल इन्होंने बनाना था। वो फिर इन्होंने तरीकेकार ये है, कंपनी बनाई जाती है, बाहर से पैसे लिए जाते हैं और फिर बैंकरप्ट शो करवाई जाती है। तो फराह खान का ठीक ठाक जो है, इवन इस्लामाबाद में उसकी जमीन भी नहीं ली गई थी उस अस्पताल के लिए। तो जब तक फराह खान का मामला हल नहीं होता, यानी वो कोई एक साइड नहीं लगता, जो अभी हमें जराए बता रहे हैं और बड़े कंफर्म जराए ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो अप्रूवर मुमकिना तौर पे अप्रूवर बन सकती हैं। तो अगर तो वो अप्रूवर बनती है तो ये और वर्स्ट हो जाएगा मामला, और उसमें फिर जो बुशरा बीबी का ये कहना है अगेन एंड अगेन कि मैं जेल नहीं जाना चाहती, खान साहब से भी जेल से खौफजदा है, तो दूसरी जानब बुशरा बीबी भी जेल से खौफजदा है, तो फिर ये मामला मजीद प्रॉब्लमेटिक होने जा रहे हैं। थोड़ा सा साहब इसमें और भी 2-3 चीजें हैं। जारी बात है, वादा माफ गवाह बनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, जेल से बचने के लिए वादा माफ गवाह बनना पड़ेगा, तो फिर जेल से आप बच सकते हैं। वो बुशरा बीबी हो या फराह हो या एहसन जमील हो या उस्मान बुजदार हो या और बहुत सारे लोग जो हैं तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक और शराज साहब ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि 80 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर बुशरा बीबी के बेटे के अकाउंट में आ जाते हैं, 22 करोड़ की अटमिक जमीन मुबैना तौर पर लेते हैं, उसके पैसे को पता नहीं कौन कर जाता है, टाइकॉन कौन सा है। अच्छा, उसके बाद एक और जगह पे 25 करोड़ की जमीन लेते हैं, उसकी पेमेंट भी कर जाता है। उनकी साहबजादी को 10 करोड़ मालियत का एक फार्म हाउस भी दे जाता है। तो मुजतबा अहमद मुजतबा साहब, उनके भाई के अंदर एहसासों में इजाफा हो जाता है, खावर मानेका के एहसासों में इजाफा हो जाता है, उनके बेटों के एहसासों में इजाफा हो जाता है, और ये एहसन जमील और ये सारा, तो ये कौन, इमरान खान साहब या चेयरमैन पीटीआई तो नहीं यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन ये पैसा कहां से आ रहा था, किस क्या उनके पास को उनका बिजनेस था, या क्यों लोग दे रहे थे, लोग क्यों दे रहे थे उनको पैसे ये सारे? ऑन क्विकली आंसर कीजिएगा। बड़ी वाज़ेह है कि आप जिस प्रॉपर्टी टाइकून का नाम ले रहे हैं, मलिक रियाज है, अली रियाज मलिक है, जिन्होंने जमीन दी है, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, और जिनके बारे में बुशरा बीबी ने फरमाया कि उन्हें तो एवं ही दे देता, उन्होंने तो साढ़े तो कोई मफाद ही नहीं सी, ਤੁਹਾਡਾ मुंह ढेर सोना सी, बाकियों की जमीनें वो लोग प्लाटों के लिए मार रहे हैं और आपको उन्होंने पैसे भी दे दिए। 67 अरब रुपए उनके अकाउंट में गया ना, मुफाद तो आ गया ना, ये तोशा जो अल-कादर ट्रस्ट में जो एनसीए का बरतानिया से 67 अरब 190 मिलियन 67 अरब बनता है। जी जी बिल्कुल, मैं अर्ज करने ये जा रहा था कि ये अब जो बुशरा बीबी वाला चैप्टर है, यकीनी तौर पे बुशरा बीबी की जान तब ही छूट सकेगी अगर वो अप्रूवर वो भी बनती है। और बुशरा बीबी ने ये कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला है, जो कुछ नैब मुझसे पूछेगा मैं वो सच सच बताऊंगी। और एक इशारा मैंने किया है आपके नाज़रीन के लिए कि एक शख्सियत जो मौजूदा मुक्तदार हल्कों के बड़े करीब है, और खान साहब के दौर में वो बड़ा जनाब तशद्दुद का शिकार रही और जेल के अंदर भी रही, और एक पिस्तौल के साथ आपने तस्वीर भी उनकी देखी थी जब FIA टीम लाहौर से इस्लामाबाद आधे घंटे में पहुंची थी। तो उस शख्सियत के जरिए राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, और जिस दिन वो राब्ता हो गया, ये साबिक वज़ीर आज़म के लिए भी खबर है जनाब आली, जिस दिन वो राब्ता हो गया उस दिन के बाद फिर ये दीवारें जो आपने बनवाई है ना, ये दीवारें रेत की दीवारें साबित। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद शहराजी। बात कर रहे थे मोहसिन बेग सहाफ़ी के हवाले से, असद खरल सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। इन दिनों पाकिस्तान में दो तरह की बातें हो रही हैं। पहले सीमा गुलाम हैदर के हवाले से और सचिन की कहानी मीडिया की तवज्जो हासिल कर चुकी थी। हमने देखा भारतीय लड़की अंजू पाकिस्तान पहुंची है। सीमा अपना शौहर छोड़कर हिंदुस्तान चली गई और अंजू भी अपना शौहर छोड़कर मोहब्बत की तलाश में पाकिस्तान आ गई है।
तो अंजू की पाकिस्तानी लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अंजू ने पहले इस बात से इनकार किया था कि उसकी और नसरुल्लाह की शादी नहीं हो रही, लेकिन आज सब कुछ हो चुका है। चंद दिन पहले दीरबाला के नसरुल्लाह मलिक से मिलने वो पाकिस्तान आई। अंजू के पास मुकम्मल सफरी दस्तावेजात भी मौजूद थीं। सीमा हैदर और अंजू की कहानी की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक जैसी कहानियां ही हैं। पुलिस की जानिब से अंजू से तहकीकात भी मुकम्मल की गई। उसकी जो सफरी दस्तावेजात थे, सारे डॉक्यूमेंट्स से उनको चेक किया गया और उनको दुरुस्त भी करार दिया गया है। भारतीय शहर नई दिल्ली की रिहायशी अंजू वीज़ा लेकर खैबर पख्तूनख्वा के शहर दीरबाला पहुंची थी। कल अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया और दीरबाला के रिहायशी नसरुल्लाह से कोर्ट मैरिज कर ली। 35 साल अंजू का नया नाम फातिमा रखा गया है। इस शादी के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे मज़े के ट्रेंड भी चल रहे हैं, मीम्स भी बनाई जा रही हैं और इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है सीमा हैदर और सचिन के साथ। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अपर से शीरी हजरत ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये हिंदुस्तान में मोहब्बत की शादियां हम देख रहे हैं बहुत हो रही हैं। अंजू नामी लड़की पहले तो इनकार कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कल फिर नसरुल्लाह का अंजू से निकाह हो गया और अब वो फातिमा बन गई है। अभी क्या मालूमात है आपके पास? पुलिस ने इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है? जी शुक्रिया सावर का। जराये के मुताबिक अंजू नामी लड़की जो कि 22 जुलाई को हिंदुस्तान से पाकिस्तान आई है और उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान से है। नसरुल्लाह के साथ उनके फेसबुक पर दोस्ती थी। तो नसरुल्लाह एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है और पेशे के लिहाज से जो है वो भी एक मेडिकल रेट है। अंजू का पहले यही मौक़िफ़ था कि वो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए यहाँ पाकिस्तान आए हैं और एक विजिटर की हैसियत से 1 महीने का वीज़ा जो है वो लेकर वो यहाँ पे आए हैं और विजिट का वीज़ा जो है कंप्लीट होने के बाद फिर वापस चली जाएगी। लेकिन कल 25 जुलाई को अदालत में जाकर अचानक जो है वो कोर्ट मैरिज करी और इस्लाम कबूल करके अपने नाम जो है वो भी तब्दील कर लिया और अंजू से वो फातिमा बन गई। इस मौका पर दोनों पुलिस की कड़ी निगरानी में अदालत लाई गई और निकाह की कार्रवाई मुकम्मल होती ही वापस घर मुंतकिल कर दी गई और मीडिया से भी दूर रहने रखी गई है। तो पुलिस ने अंजू से तफ्तीश भी की थी। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से क्या बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, पहले इब्तिदाई तौर पर पुलिस ने जो तफ्तीश अंजू से की थी वो DPO दीरबाला मुश्ताक अहमद साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उन्होंने अंजू के पाकिस्तान आने के बारे में मालूमात किए और उनको जो है कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो ना पाया। यानी उनके साथ पास जो थे सारे कानूनी दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट जो थे वो मौजूद थे और कानूनी तौर पर वो पाकिस्तान में दाखिल हो गई है। अंजू दीरबाला के अलावा पाकिस्तान के किसी भी इलाके में नहीं जा सकती, यानी दीरबाला से बाहर जाने की उन्हें इजाजत नहीं है कानूनी तौर पर। ठीक है, तो जो इलाके के लोग वहां पर मौजूद हैं वो अंजू को लेकर क्या उनका रद्द-ए-अमल आप क्या देख रहे हैं? अब तो उनका नाम फातिमा है, तो सुना है लोग अब इन्हें ताहिब भी बहुत दे रहे हैं। जी अंजू ने मेरे पैगाम में ये कहा है कि दीरबाला के लोग जो है उनको बहुत इज्जत और मोहब्बत दे रहे हैं और वो यहाँ पर बहुत खुश हैं, किसी किस्म का कोई मसला उनको नहीं है। और अंजू ने ये भी कहा कि इतनी ज्यादा मोहब्बत देखकर उनका दिल यही चाह रहा है कि वो बार बार पाकिस्तान आए और ख्वाहिश है कि दोबारा पाकिस्तान और खासकर दीरबाला जो है वो आ जाए। उनका पहला मौक़िफ़ जो है वो यही था। ठीक है, और अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो अंजू का वीज़ा है वो तो 30 दिन का है। अब आपको क्या लगता है कि फिर वापस भारत जाना पड़ेगा या निकाह के बाद जो सूरत हाल है वो बदल सकती है? क्योंकि जो अंजू के जो अहले खाना हैं हिंदुस्तान में वो तो ये ऐलान कर चुके हैं कि अब उनका अंजू से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके लिए मर चुकी है। जाहिर बात है क्योंकि यहाँ पे अब उनका निकाह हो गया है तो ये उन पे डिपेंड कर रहा है। हालांकि अंजू का मौक़िफ़ यही था और अब भी जो निजी चैनल है इंडिया का वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था और मुसलसल इनकार करती आ रहे हैं, लेकिन चूँकि वो यही कह रहे हैं कि 2-3 दिन में वो वापस जा रहे हैं और अभी भी वो मीडिया के पास जो है आने से कतरा रही है। तो
यार यही है कि विजिट वीज़ा ख़त्म होने के बाद वो एग्जिट करे, क्योंकि पहले कानूनन यही है कि जो पहले वीज़ा लगता है तो उसे एग्जिट करना पड़ता है और एग्जिट के बाद फिर वापस आना पड़ता है। तो कानूनी लिहाज से तो इस तरह होना चाहिए। अब उन पर डिपेंड करता है कि वापस जाने का वो करती है या नहीं करती। ठीक है, अंजू और नसरुल्लाह, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुए हैं, उन पर गाने भी बन रहे हैं, मीम्स भी हैं, ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। आपकी अंजू से अगर बात हुई है तो वो क्या कह रही हैं? पाकिस्तान में उनको कैसा महसूस हो रहा है? सेफ महसूस कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पहली मैंने कहा कि मीडिया के पैगाम में उन्होंने यही कहा था कि दिलबाला के लोग जो है उन्हें बहुत इज्जत दे रहे हैं और उनके साथ खासतौर फीमेल जो है वो आ रहे हैं घर, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ में तहफ़े तहाइफ भी दे रहे हैं और उसकी उन यानी मोहब्बतों को देखकर वो बार बार पाकिस्तान आने की जो है वो ख्वाहिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अब भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनकी उन मुतज़ाद यानी दावों के यानी कह रहे थे 2-3 दिन वापस जाएगी और फिर जो है वापस आने का इरादा है। अब चूँकि उसकी निकाह भी हो गई है तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और लोग जो है वो भी उन्हें पाके जो है यहाँ पे काफ़ी खुश है। ठीक है शरीय, जिस तरह हमने देखा सीमा हैदर अभी भारत गई थी गैर कानूनी तरीके से, तो वहां पर सोशल मीडिया पर भी या मीडिया पर भी यही चलता रहा कि पाकिस्तान की जानिब से किसी जासूस को भेजा गया है और अभी भी हम यही सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जब अंजू पाकिस्तान आई हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि वहां से अब मुकाबले के लिए या बदले में अंजू को भेजा गया है एक जासूस बनाकर। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बातों से इस तरह लग रहा हो कि वो जासूस वगैरह इस तरह कुछ मेरे जहन में वो नहीं है। हालांकि विजिटर की हिस्से से वो यहाँ पे आई है और उनसे यानी मीडिया के काम के जरिए अगर देखा जाए तो एक सिंपल और खुश अखलाक मिलनसार लड़की हैं यहाँ पे और दीदियों ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि इससे कोई इशारा कोई शवाहिद नहीं मिले हैं उन्हें इस बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अपरदीस से श्री हजरत इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुआशरे के एक अफसोसनाक तर्ज अमल और एक रुझान का जो कि घरेलू मुलाजमा रखने की सूरत में सामने आ रहा है। अशराफिया के यहाँ कम उम्र घरेलू मुलाजमीन रख लिए जाते हैं और फिर मामूली बातों पर उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस तरह के वाक़यात हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि मंजर आम पर आते हैं। अक्सर जो गुर्बत का शिकार वालिदैन हैं वो अपने लख्ते जिगर बच्चे और बच्चियों को इन अफराद के रहमो करम पर छोड़ जाते हैं चंद पैसों के लिए। अभी कुछ वाक़यात मंजर आम पर आते हैं, मीडिया तक पहुँचते हैं, सोशल मीडिया पर पहुँचते हैं, लेकिन पता नहीं कितने ऐसे वाक़यात हैं जो कि मंजर आम पर नहीं आते, रिपोर्ट नहीं होते। और जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया ने उसे अपने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि जज की घरेलू मुलाजमा बच्ची के दोनों बाजू फ्रैक्चर हैं, कलाई से कोहनी तक उसका ऑपरेशन होगा। मुलाजमा बच्ची का इलाज जारी है, बच्ची के सर का ऑपरेशन हुआ है, उसके जख्म में कीड़े पड़े हुए थे। अब ये देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि बच्ची को मारा भी गया और उसका इलाज भी नहीं करवाया गया। पुलिस ने बच्ची के सर में 15 जख्मों के निशानात के बारे में बताया है। अब मुतासरा बच्ची की वालिदा ये बता रही हैं कि सिविल जज ने उनसे रब्ता किया है, सुलह की ऑफ़र की है, रकम की पेशकश की है, लेकिन हमने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता इस मामले में इस्लामाबाद की जो जज की बेगम साहिबा हैं उनके खिलाफ FIR अभी दर्ज हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल वहाब, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। घरेलू मुलाजमत तशद्दुद अभी तक अब आप क्या देख रहे हैं, क्या पेशरफ्त हुई है? मुकदमा तो दर्ज हुआ, क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? जी बिल्कुल अनवार, अभी तक कोई गिरफ्तारी तो अमल में नहीं लाई गई, जबकि अगर बात करूं तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यहाँ पर आके इनका बयान भी रिकॉर्ड करके गई और बच्ची का बयान भी जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें बच्ची ने जो है वो बताया है कि उस पर जो है वो बेहिमाना तशद्दुद करते रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बच्ची पर तशद्दुद करते रहे, उसे जो है वो डंडों से मारते रहे। उसके अलावा जो खाने के चमचे थे उन चमचों से मारा जाता था उस बच्ची को। उस बच्ची के दांत भी टूट चुके हैं, उस बच्ची की कमर पर जो है वो जो तशद्दुद के निशानात देखने में आए हैं और डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि
कि कुछ ऐसे तशद्दुद के निशानात हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं। अगर उनको बर वक्त उनका इलाज करवाया जाता तो उस पर जो है वो बच्ची बेहतर भी उसकी हालत हो सकती थी, लेकिन कुछ ऐसे तशद्दुद के निशानात मिले हैं जो कि काफ़ी पुराने भी हैं। जबकि पुलिस यहाँ पर पहुंची, बच्ची का बयान भी रिकॉर्ड किया और उसके जो वालिदैन है, वालिदैन जो उसके वालिद है उसकी मुद्दत में जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है उनके वालिदैन की जानिब से कि यहाँ पर जो है वो सिविल जज जो था उसके भाई और 2 और अफराद जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्हें वालिदैन को कहा गया था कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है बच्ची का इलाज करवाएं और हम आपकी जो है वो माली मुआवनत भी कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से ये भी इतलात हैं कि सुलह की पेशकश की गई है, बच्ची के वालिदैन का क्या मौकिफ है? बच्ची के वालिद आपके साथ हैं, मैं ये चाहूंगा आप उनसे बात करें, हम उनका मौकिफ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्ची के वालिद से जो है वो हम इस वक्त बात उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं इस हवाले से। आप बताइएगा कि आपके साथ जो है वो उन्होंने सुलह की ऑफ़र भी करवाई है कि कुछ पैसे ले लें और हमसे सुलह कर लें, क्या ये बात हकीकत है? हाँ जी, मेरी बेगम से बात हुई थी, उस बात का मुझे नहीं पता। बेगम से हुई थी, ऐसे उन्होंने कहा भी कोई उसके सुलह कर लो, जिस तरह कर लो, जिस तरह भी हो। मेरी बेगम के साथ हुई, उसने फ़ोन काट दिया था। की कहते हैं कि पेने हुन कुछ धमकियां वगैरह भी दी है? हाँ जी, जिस दिन पहले दिन असी बच्ची ला के, एक पता नहीं जज साहब का भाई था और 2 बंदे होर थे, उन्होंने पता नहीं क्या भी इत्थों तुसी बच्ची कढ़ लवो तो प्राइवेट च लै जाने तो उत्थे तुहाडा इलाज भी करवावांगे तो तुहाडी बच्ची ठीक हो जाएगी। कितनी देर तो बच्ची जिहड़ी ही उत्थे इस्लामाबाद उन्हां दे घर मुलाजमत कर रही थी? हाँ जी, वो 6-7 महीने हो गए थे। ठीक है, वहाब इनसे ये भी पूछिएगा कि पहले तो यही इतलात सामने आती रही हैं कि जो बच्ची को चोटें लगी हैं, बच्ची को जो ज़ख्म है वो पहले से थे, वो सर पर स्कार्फ रखती थी तो इसलिए जो सर पर ज़ख्म थे वो नज़र नहीं आए थे। तो ये क्या बता रहे हैं कि पहले से कोई इस तरह की उसको चोटें लगी थी? क्योंकि जज साहब की जानिब से मौक़िफ़ था कि बच्ची अपने घर नहीं जाना चाहती थी, जब उसको घर छोड़ने का कहा तो उसने अपना सर दीवार पर मारा था जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुई है और वो मिट्टी उसने खाई जिसकी वजह से उसके मुंह पर भी रिएक्शन हुआ है। तो ये सब तशद्दुद या पहले से ही बच्ची के सर पर कोई ज़ख्म थे? जी बिल्कुल, ये इनके वालिद से ही पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो वालिदैन आप हैं उसके बच्ची के, और जज साहब ने ये भी बताया कि जी बच्ची ने मिट्टी खाई थी, उसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब हुई थी और उसके अलावा जो उसके सर में स्कार्फ पहना होता था और इस वजह से उनको ज़ख्म का नहीं पता था, लेकिन बच्ची ने जो है वो ये पहले से उसके सर में ज़ख्म पड़े थे। तो क्या इसमें हकीकत है ये? हाँ जी, ये जज साहब झूठ मारते पे ने, कोई हकीकत नहीं है कि बच्ची जो साढ़े को गई माशाल्लाह एड्डी सोहनी बच्ची, साफ सुथरी, बाल भी एड्डे लम्बे थे बच्ची के। आप देखो सिर में सारा डैमेज किया पिया है और पिंडा डैमेज किया, बाजू तोड़ दिए गया दोएं और लत्तें भी तोड़ियाँ, लत्तां भी तोड़ियाँ और चमचे दंदों में मारे, दांत भी तोड़े बच्ची के, आँखों में गूठे मार दी रही, गूठे मार के मेरी बच्ची दी आँखें भी इतनी डैमेज कर दी। और सब झूठ मार रहा है, कोई बच्ची मिट्टी बच्चे खाते हैं? कौन बच्चा 14-13 साल का बच्चा मिट्टी खाता है? 14 साल का बहुत झूठ मार रहा है। जज साहब इंसाफ नहीं कर रहा, ਇਹਦਾ काम इंसाफ करे, कुर्सी ते बह के इंसाफ करता है, ये इंसाफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं बच्ची तो अपने घर भी नहीं जाना चाहती सी, ये गल हकीकत है? ये जज साहब झूठ मारते पे, बच्ची मां प्यो किहड़े कोल नहीं घर जाना चाहती सी, बच्ची तो तरले पाउंदी रही, ਇਹਦੀ बेगम सोटी ला के उत्ते खलो जाती। 2-4 कालां आईयां पहले महीने सानू, उन्हें कहना जी दूसरी बात बताई ना मार वाली, मैं तुझे मारूंगी। बच्ची कहती मैं फिर डर के नहीं बताती थी, डर के मैं नहीं बताती। वहाब इनसे पूछिएगा अगर ये सुलह करना चाहते हैं, ये बता करना चाहते हैं आप, अगर वो सुलह की तरफ आते हैं तो आप करना चाहते हैं? नहीं, अभी कोई सुलह नहीं करना चाहते, सुलह कोई नहीं करना चाहते जी। इनकी गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब बच्ची की हालत कैसी है ये इसके खालू जो है उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताएं, आप बच्ची के साथ बड़े दिनों से यहाँ पर हैं, तो बताएं क्या समझते हैं बच्ची की हालत कैसी है इस वक्त? बच्ची की हालत बड़ी नाजुक है। बच्ची के सर में जो चोटें लगी है ना, कुछ 4 महीने पुरानी, को 3 महीने पुरानी, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे, ठीक है, और कमर पे जितने उनमें भी कीड़े पड़े हुए थे। हड्डियाँ जो है सारी फ्रैक्चर हैं, बाजुओं की, टांगों की, उंगलियों के नाखून खींचे हुए हैं, ठीक है। इतना तो शद्दत इन्होंने किया। बच्ची कहती है कि जिस दिन से मैं गई हूँ 2-4 दिन छोड़ के डेली मेरे साथ यही प्रोसेस हो रहा है, डेली 6-7 महीने जितने हो गए वहाँ पे। तो राब्ता नहीं किया बच्ची से आपने कि 6 महीने हो गया आपने बच्ची अपनी छोड़ दी, उससे दोबारा राब्ता ही कोई नहीं किया? जी राब्ता ये है, वहाँ पे सरगोदा में मुख्तार वड़ैच साहब, उन्होंने ये बच्ची वहाँ पे भेजी है। उन्होंने कहा जी हमारे रिश्तेदार हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, जज साहब हैं, आपकी जो बच्ची है ना वहाँ पे काम पे लगवानी है। इस बच्ची की जो वालदा है मुख्तार वड़ैच साहब के घर तकरीबन 21-22 साल से काम कर रही हैं, 20 साल से। तो उन्होंने ये से भेजा है, वो तसल्लियाँ भी देते रहे, हर मंथ तनख्वाह भी देते रहे। उन्होंने कहा बच्ची आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है।
ये बात है। वहाब इनसे ये पूछिएगा क्या पुलिस इनके साथ कोऑपरेट कर रही है? पुलिस तो इनको प्रेशराइज नहीं कर रही। डेली यही प्रोसेस होता रहा है। ये जो जज साहब है, ये बताएं कि पुलिस आपसे कोऑपरेट कर रही है? पुलिस आपसे, इस्लामाबाद पुलिस आई है, उन्होंने हमें धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा जी ये मेडिकल करवाने से आपका कुछ नहीं होगा, वो तो जज साहब हैं, आपको गैप करा देंगे। और जो इनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, पता नहीं बहनोई है या भाई है, जो भी है, उन्होंने खुद एक और है मेरे साथ, हम दोनों को साइड पे बुला के उन्होंने कहा जी आपका क्या होना है इधर, वो तो जज साहब हैं, आपको गैप करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। धमकियाँ दी हैं उन्होंने कल 22 तारीख को जब हम आए इधर एमरजेंसी में। तो मतलब अब सुलह की तरफ जाना चाह रहे हैं कि नहीं? सुलह कोई नहीं है जी। ये जो जज साहब है ना, इन पे ऐसे जज साहब पे लानत है। अगर हमारे ऐसे मुल्क में ही लानत है, अगर मुल्क में इस चीज़ का इंसाफ नहीं हो रहा, हमें इस मुल्क में रहने का कोई फायदा नहीं है। ये अनवार सूरत हाल आपने सुनी कि कितने गमो गुस्से में भी हैं कि इंसाफ जो है वो इन्हें फराहम नहीं किया जा रहा। सूरत हाल ये है कि एक जज है और एक अशरफी है, उसको जो है वो इंसाफ मिल जाता है, जबकि गरीब आवाम को जो है वो इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस इस्लामाबाद की यहाँ पर आई बकौल इनके कि उन्हें जो है वो धमकियाँ दी गई कि आपका जो है यहाँ से कोई मामला हल नहीं होना, तो आप सुलह की तरफ आ जाएँ। और वो जज है और वो जो है वो फैसला उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन अगर सूरत हाल की बात करें तो ये हमारे हालात है कानून के कि यहाँ पर गरीब के लिए जो है वो कोई इंसाफ नहीं है। अमीर के लिए जो है वो सिर्फ उसको इंसाफ मिल जाता है, गरीब को जो है इंसाफ नहीं मिलता। और ये जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज बच्ची जो है वो इस वक्त रिजवाना, जिसकी उम्र तकरीबन, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब, हमें अपडेट कर रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे, हालत भी अभी नाजुक बताई जा रही है। जिस तरह से उनके अहले खाना से बात हुई, उनके वालिद से बात हुई, उनके खालू से बात हुई, तो वो यही कह रहे हैं कि उन्हें मुसलसल डराया धमकाया जा रहा है। जज साहब के जो भाई हैं वो भी आए हैं और डरा धमका कर गए हैं। सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस भी वहां पर आई है, तो उनका ये कहना है कि मेडिकल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जज साहब हैं, वो आपको गायब करा सकते हैं। ये अहले खाना बयान दे रहे हैं कि उन्हें मुसलसल प्रेशराइज किया जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो हम इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं और जज साहिबान से मुतालबा करते हैं कि इस पर सुमोटो लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इस पर सुमोटो लिया जाए, इसको टेकअप किया जाए और इंसाफ इनको फराहम किया जाए। जिस तरह से इस बच्ची पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, उसको ज़ख्मी किया गया है, उसकी टांगें तोड़ी गई हैं, उसका ऑपरेशन अभी जारी है, उसके सर में ज़ख्म है और ज़ख्मों में अब ये बताया जा रहा है कि कीड़े भी पड़ चुके हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिस तरह से मज़ालिम उस पर ढाए गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।